अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा आज का नॉवल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। सर्दियों की इस खूबसूरत सुबह में जहाँ चारों ओर परिंदों की आवाज़ें कानों को सुकून दे रही थी, वहीं ठंडी हवा और इस दिलकश मौसम, इस छोटे से पार्क में लोग इस हसीन मौसम में अपने दिन का आगाज़ करते नजर आ रहे थे। कुछ योगा कर रहे थे तो कुछ कानों में हैंड्स फ्री लगाए पार्क के चारों तरफ में तेज़ी से वॉक कर रहे थे। इन्हें में एक लड़की जिसने अपने शोल्डर कट से बालों को हाई पोनीटेल में बांधा हुआ था, वाइट ट्राउजर ब्लू शर्ट में मेकअप से बेनियाज अपने फ्रेश चेहरे के साथ कानों में हैंड्स फ्री लगाए इस पार्क के चारों तरफ में भागती हुई नजर आ रही थी। हालांकि उसे इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। मुनासिब जिसामत, गोरी रंगत, काले बालों, गहरी सी आंखों के साथ वो खूबसूरती का बेदाग नमूना थी। उस पर वॉक करते हुए पेशानी पर आने वाले पसीने के कतरे उसका चेहरा जगमगा रहे थे। गाल लाल और होंठ कानों में लगे इस गाने के गीत गा रहे थे। आसपास गुजरने वाला हर शख्स उसे पलटकर ज़रूर देखता था, मगर एक वो थी कि अपनी ही दुनिया में गुम आगे बढ़ती जाती थी बिना किसी की परवाह किए। मोबाइल पर आने वाले नोटिफिकेशन ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए थे। ट्राउजर्स की जानिब से अपना मोबाइल निकालकर उसके आने वाले नोटिफिकेशन को चेक किया और जाने उसमें ऐसा क्या था कि गहरी सी आंखों में सफ़ेद चमक उभरी थी, होंठ मुस्कुराए थे और फिर ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस, तेज़ आवाज़ में तकरीबन उछलते उसने एक्साइटमेंट से कहा था। और आसपास गुजर तमाम लोगों की नज़र एक बार फिर उस शाहकार की जानिब उठी थी। जहाँ तक बात उस शाहकार की है तो वो दोबारा भागने लगा था, मगर इस बार वॉक करने बल्कि पार्क से बाहर जाने के लिए। मामा, मामा, वो एक्साइटमेंट में मामा को आवाज़ देती हुई घर के अंदर आई थी। क्या हुआ है, क्यों शोर कर रही हो? बेटी की आवाज़ सुनकर फ़ौरन कमरे से बाहर आई थी। आई हैव अ बिग न्यूज़ मामा। वानी कहाँ है? सीढ़ियों पर तेज़ी से ऊपर आते उससे पूछा था। सो रही है अब तक। क्या हुआ है? ब्लास्ट है मामा, आपकी वानी ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। वानी, वानी बाहर आओ यार। मामा को खुशखबरी सुनाती वो अब वानी के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। ओफो वानी, उठ जाओ यार, आई हैव अ बिग न्यूज़ फॉर यू, वेक अप। उसका इरादा तो अब कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का ही लग रहा था। ये लोग किस और अब दरवाज़ा तोड़ने की बजाय आराम से जाओ। मामा ने उसे कीज देते हुए कहा, जिन्हें लेकर उसे जल्दी से दरवाज़ा खोला। वानी, माई लव, आए। उसके अल्फाज गले में ही अटक गए। सामने के मंजर ने कुछ देर पहले खुशी उसके चेहरे से बिल्कुल मिटा दी थी, और अब चेहरे पर हैरत, खौफ, सदमा और जाने क्या कुछ था। वो पत्थर का बुत बन चुकी थी, जबकि गहरी सी आंखों में अब अक्सा कमरे के पंखे पर लटकती वानी की लाश का। वानी मेरी बच्ची, और मामा की चीख भी उस भूत को तोड़ नहीं सकी थी। 4 दिन बाद वो लॉन में लगे झूले पे बैठी आसमान की जानिब देख रही थी, ऐसा जैसे कुछ तलाश कर रही हो। गहरी सी आंखें अब वीरान पड़ी थी, आंसू जैसे खुश्क हो चुके थे, या फिर वो रोने ही नहीं चाहती थी। चेहरे पर इस वक्त दुख की बजाय गहरी सोच और नाराजगी सी थी, जैसे किसी बात पर गुस्सा हो। मगर ये जो भी था उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ बैठा हो, मगर ये जानने के लिए कि ये कोई कौन है उसे इस जानब देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आखिर अब रही कौन गया था इस एक के अलावा जो उसके साथ आकर बैठे। इसी सोच के साथ उसने गहरी सांस ली थी। आपने ठीक नहीं किया मामा, आसमान की जानिब देखते हुए कहा था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था मामा, ये कहें कि आप में हिम्मत नहीं थी। गुस्से से कहती वहाँ से उठकर अंदर आई थी। रुख अब वानी के कमरे की तरफ था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल तो नज़र सीधा ऊपर की जानिब गई थी। 3 दिन पहले और इसी जगह उसकी बहन ने खुदकशी की थी, मगर उसने ऐसा क्यों किया ये इनमें से कोई नहीं जानता था। मगर वो जानना चाहती थी कि इस वजह को जिसने वानी को ऐसा करने पर मजबूर किया था। मगर मामा, उन्होंने उसे रोक दिया। घर की इज्जत की खातिर उन्होंने ये बात दबा दी, मगर वो ऐसे कैसे कर सकती थी? वो चाहकर भी कैसे भूल सकती थी कि उसकी प्यारी बहन की मौत कुदरती नहीं थी? उसे आगे कदम बढ़ाए नजर बैठ की जा रही थी, जहाँ कभी उसकी बहन सोया करती थी, और कितना मुश्किल होता था उसे उठाना। उफ, वानी को एक बार नींद आ जाए तो फिर उसे दुनिया को कोई ताकत सोने से नहीं रोक सकती थी, और जब तक नींद पूरी ना हो कोई भी उसे जगा नहीं सकता था। ये सिर्फ वही जानती थी कि जितनी मुश्किल से वो रोज़ उस यूनिवर्सिटी के लिए उठाती थी, इसलिए तो उसके कमरे की इसके पास होती थी हमेशा। तुमने ये सब क्यों किया वानी? ऐसा क्या था जिसने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया? ऐसा क्या था जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकी? ऐसा क्या था वानी कि तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? वॉल पर लगी वानी की तस्वीर को देखते हुए वो कह रही थी। देखो, मामा ने क्या किया, सिर्फ दुनिया के सामने इज्जत रखने की खातिर उन्होंने तुम्हारी मौत की सच्चाई छुपा दी। मुझे पुलिस के पास जाने से रोक दिया, लेकिन मैं क्या करूँ वानी? मुझे सुकून नहीं आ रहा। तुम्हारी मौत पर एक भी आंसू मेरी आंखों से नहीं निकल रहा, और ये कैसे निकल सकता है जब तक यही नहीं जानता हूँ कि हुआ क्या है। अब अंदर जमा ये आंसू मुझे तड़पा रहे हैं। इनसे आज़ादी के लिए मुझे जानना होगा सब कुछ। कहते साथ उसे गहरी सांस ली थी, शायद खुद के अंदर हिम्मत पैदा करने की, और फिर जैसे उसके जिस्म में ताकत आ गई हो। वो अब कमरे की एक एक चीज़ को चेक कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल का एक एक दराज, बेड कवर, और उसके नीचे साइड टेबल पर रखा एक एक कागज़, स्टडी पेपर रखी, एक एक किताब, एक एक फाइल, और फिर उसके हाथ रुक गए। एक ब्लैक कलर की डायरी उसके हाथ लगी थी, शायद वही डायरी थी जो हर राज खोलने वाली थी। डायरी उठाकर कमरे के दरवाजे के पास आई, उसे लॉक किया। वो बेड पर आकर बैठी, वहाँ जहाँ कभी उसकी बहन हुआ करती थी। धड़कते दिल के साथ उसे डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी का पहला सफ़ा।
वो हमारी क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है। पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के उसके पीछे पागल हैं और ख़ुद भी तो वो हर लड़की से दोस्ती कर लेता है। मारिया कहती है कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं, जब लड़कियां खुद ही उनके पीछे जाएंगी तो वो क्यों पीछे हटें। इसी सब में उसका कोई कसूर नहीं। कसूर तो उन लड़कियों का है कि एक अमीर या गुड लुकिंग लड़का देखकर उसे काबू करने के लिए हर हद तक चली जाती है। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब तो वो मुझे और भी बुरे लगने लगी हैं जब जब मैं उन्हें उसके साथ देखती हूँ। मगर ऐसा क्यों महसूस करूँ? मेरी बला से वो कुछ भी करे, इससे मेरा क्या लेना देना। उसने सफ़ा पलटा। आज मारिया ने मुझे बताया कि वो हमारी क्लास की एक लड़की के साथ डिनर पर गया था, शायद डेट पर मुझे क्यों वो सहारा है। पूरी यूनिवर्सिटी उसे प्ले बॉय कहती है, मगर मैंने तो आज तक उसमें कोई बुराई नहीं देखी। अब अगर लड़कियां उसके पीछे जाती हैं तो इसमें इसका क्या कसूर है? मगर उसे क्या ज़रूरत है डिनर पर जाने की? आखिर वो क्यों लड़कियों के साथ रहना पसंद करता है? मारिया ने कहा जब कोई लड़की खुद को किसी की पहुंच में ले आती है तो क्या सामने वाले उसे छोड़ सकता है? नहीं, मर्द तो वैसे भी तलाश में होता है। उसे जब मौका मिलेगा वह तब तब अपने नफ्स की ख्वाहिश मुकम्मल करेगा। और इसमें कसूर सिर्फ मर्द का तो नहीं, लड़कियां भी बराबर की शरीक हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, इसके लिए मुझे किसी भी ऐसे मर्द के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मामा की ख्वाहिश की खातिर मुझे टॉप करना और मैं ये ज़रूर करूँगी, इसलिए मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। अगला सफ़ा। आज मैं 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी गई थी। शुक्र है बुखार कुछ कम हुआ, वरना मुझे मज़ीद क्लासेस मिस करनी पड़ती। मारिया ने मुझे नोट्स कॉपी करवाने के लिए दिए थे। मैं उन्हें कॉपी करवा रही थी जब किसी ने मेरे सामने कुछ पेपर्स किए थे। मैंने देखा कि वही था मेरे सामने। वो मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मैं उसे हैरान होकर, क्या आप मेरे लिए ये पेपर्स कॉपी करवा सकती हैं? उसने मुझसे कहा। एक पल के लिए मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत पुरकशिश लगी, लेकिन फिर भी वो सारी लड़कियाँ याद आई। मैं इन जैसी नहीं हूँ। श्योर, संजीदगी से कहते मैंने उसके हाथों से पेपर दिए, बिना कुछ कहे कॉपीज़ के साथ उसे देखकर आगे बढ़ गई। मैं महसूस कर रही थी कि काफ़ी देर तक मुझे घूरता रहा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मारी को मैंने बताया तो उसने मुझे कहा कि मैं उससे दूर रहूँ। वो कोई अच्छा इंसान नहीं, और सच बताऊँ तो मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं, जितनी गुड लुकिंग क्यों ना हो। मेरे लिए किरदार भी तो अहम है। अगला सफ़ा। आज उसने एक बार फिर मुझसे बात करने की कोशिश की। लाइब्रेरी में जब मैं अपनी किताब पढ़ रही थी तब वो मेरे पास आया। मेरे साथ रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नज़र खुद पर मैं महसूस कर रही थी, मगर मैंने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। और फिर उसने मेरी मदद मांगी। उसे कुछ सवाल समझ नहीं आए थे। वो चाहता था कि मैं उसे समझाऊं, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि मैं हमेशा टॉप करती आ रही हूँ। किसी की मदद को कैसे इनकार कर सकती हूँ मैं? इसलिए मैंने उसे वो तमाम सवाल समझाए। इसमें हमें 2 घंटे लगे थे, और इन 2 घंटों में मैंने ये जाना कि इतना भी बुरा नहीं है। ही इज़ नाइस गाय। अगला सफ़ा। वो अब रोज़ मेरे पास कोई ना कोई सवाल लेकर आ जाता है। उसे समझाने में 1-2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। इसी के साथ हम दोनों की दोस्ती भी हो गई है। सबसे अच्छी बात तो ये कि इतने दिनों में मैंने उसे किसी और लड़की के साथ नहीं देखा। मारिया भी हैरान थी कि आजकल वो अकेला क्यों नजर आ रहा था। मगर वो अकेला तो नहीं है, वो रोज़ मेरे पास आता है किसी न किसी सवाल के बहाने। हाँ, बहाने तो कर रहा है वो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसके इस तरह बहाने से मेरे पास आना। और इससे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि उसका बाकी लड़कियों से दूर रहना। अगला सफ़ा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। आज उसने मुझे प्रपोज किया। येस, ही प्रपोज्ड मी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कल से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, हम सब बहुत मसरूफ़ हो जाएंगे। मगर वो चाहता है कि मैं उसके लिए टाइम निकालूं, क्योंकि मुझसे मिला बगैर उसका दिन अच्छा नहीं गुजरता। मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ उस अल्फाजों में नहीं डाल सकती। बट आई लव यू। येस, आई एम इन लव विद हिम। अगला सफ़ा। हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, इसी के साथ उससे मिलना भी, मगर हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए। रोज़ रात देर तक हम एक दूसरे से बातें करते हैं, और फिर मैं हर क्वेश्चन बाद किसी न किसी बहाने से उसे मिलने चली जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, मैं अपने घर वालों से झूठ बोल रही हूँ, मैं इन सबसे छुपा रही हूँ, मगर ये सब अब ख़त्म होने वाला है। उसके पापा आउट ऑफ कंट्री थे, इसी वक्त तक घर वालों से बात नहीं कर सका। मगर अब वो अगले हफ्ते आने वाले, और फिर वो अपनी फैमिली से बात करेगा। मैं भी अपी और मामा से बात करूँगी। मुझे यकीन है कि सब अच्छा होगा। अगला सफ़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से कह नहीं सकती, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। उसके पापा को यहाँ आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। उसने अब तक उनसे बात नहीं की। कहता है कि उसके पापा उसकी कज़न शादी किसी कज़न से करना चाहते हैं, मगर प्यार तो मुझसे करता है ना, तो फिर वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है? कल रात हमारी इस बात पर अच्छी खासी लड़ाई हुई। मैंने उनसे कह दिया कि जब तक वो अपने पापा से बात नहीं करता मैं भी उससे बातें करूँगी। हाँ, ये मुश्किल है, मगर मुझे ऐसा करना होगा। आखिर मैं लड़के की जैसी थोड़ी ना हूँ। अगला सफ़ा। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। उससे अपने पापा से बात कर ली और मुझसे मिलना चाहते हैं। आज शाम में उनसे मिलने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया। वैसे मैं जानती हूँ कि ये सब अजीब है। मैंने ऐसा कहा कि उसके पापा मेरे घर आकर मुझसे मिल सकते हैं, मगर उसे क्या मैं अब उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। ऐसा बात तो वो सब ठीक कर रहा है। उसने मेरे लिए अपने पापा से बात की, और अब वो मुझसे मिलना चाहते, तो फिर मुझे भी उसके लिए करना चाहिए। इसलिए आज शाम में उनसे मिलने जाऊँगी। हाँ, मैंने इसके लिए मामा से झूठ बोला कि मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ, मगर मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? ये आखिर झूठ होगा। और जिसके पापा से मिलने के बाद मैं अपी और मामा को सब बता दूँगी, और सब कुछ। अगला सफ़ा। सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने उस पर एतबार किया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे अब तक घर ले गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने पूछा कि उसके पापा कहाँ हैं, मगर उसने कहा कि वो आने वाले होंगे। फिर उसने मुझे एक गिलास जूस दिया।
काश काश मैं जूस ना पीती, काश कि मैं वहाँ ना जाती और एक गिलास जूस से सब छीन लिया मुझसे। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और जब मेरी आँख खोली, मैंने उससे सवाल किया तो हंस रहा था, मुझ पर मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। वो सही तो कह रहा था कि मुझे से लड़के इसी काबिल होती हैं, मगर मैं उसे भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। मैंने उसे कहा कि मैं उसके खिलाफ पुलिस में जाऊंगी, मगर उसने मुझे धमकी दी। उसके पास मेरे तमाम मैसेजेस थे, हमारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स थी, मेरी तस्वीर थी। उससे कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो ये सब कुछ लीक कर दे। और आज वो अकेला मुझ पर हंस रहा है, कल पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, मैं इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं बर्बाद हो गई। आखिरी सफ़ा जब घर से निकली थी तो सब था मेरे पास, मान, एतबार, मोहब्बत, रिश्ते और इज़्ज़त। और अब जब मैं इस घर में आई तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं मम्मा और अपिया से नजरें नहीं मिला सकती। कैसे बताऊँ उन्हें कि उनकी वानी, उनके एतबार और उनकी इज़्ज़त को रोंद आई है। मैं वानिया, मामा ने कहा कि मैं अल्लाह का तोहफा हूँ, इसलिए बाबा ने मेरा नाम वानिया रखा था। मगर मैंने क्या किया? मैं इस तोहफे का पास नहीं रख सकी, मैं मामा और अपिया का सामना नहीं कर सकती। जानती हूँ कि आप इस डायरी को ज़रूर पढ़ेंगे अपिया, ये जानने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मगर अब तो आप जान गई है ना कि आपकी बहन ने आपका एतबार तोड़ दिया। आपकी बहन झूठी थी अपिया, आपकी प्यारी बहन जिसकी हर ख्वाहिश आप पूरा करती थी, वो अपने एक बेग लगाम ख्वाहिश के रास्ते में लुट गई। आपकी प्यारी बहन जिसकी कुछ नहीं बचा उसके पास, आपकी बहन ने आपके पास कुछ नहीं छोड़ा। आपकी बहन भी दूसरी लड़की जैसी निकली अपिया, आपकी बहन भी कमज़ोर निकली, बहुत कमज़ोर। हो सके तो जो मुझे माफ़ कर दिया जगह, हो सके तो मामा को सब बता देना ताकि मेरी मौत पर गम की बजाय खुशी के आंसू बहा सकें। अल्लाह हाफिज़ आपी, मेरी दुआ कि सब मुझे भूल जाए। डायरी बंद कर दी गई थी, इसके साथ सब खत्म हो गया था। एतबार, उम्मीद और इज़्ज़त कुछ भी तो नहीं बचा था, यहाँ तक कि ज़िंदगी भी नहीं। डायरी का कवर अब उसके आंसू से भीग रहा था। यही तो वो चाहती थी कि अपने अंदर कैद इन आंसू को बहाना चाहती थी ताकि उसे सुकून आ सके। मगर यहाँ से तो मजीद बोझ बढ़ा रहे थे। दिल की तकलीफ अब शिद्दत इख्तियार कर गई थी। वो जो हर सवाल के जवाब की तलाश में यहाँ बैठी थी, उसे मिलने वाला हर जवाब उसके दर्द में मजीद इजाफा कर चुका था। जाने कितना ही वक्त गुजरा था उसे यहाँ बैठे जब किसी ख्याल से चौंकाया था और फिर एक बार फिर उसे डायरी खोलती है। वो बेचैनी से उसके सफ़े पर लट रही थी और अचानक उसे अपनी तलाश मिल चुकी थी। डायरी के बीच एक तस्वीर थी, एक नहायत ही पुरकशिश इंसान की तस्वीर। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, कंधे पर बैग लटका, स्टाइलिश डार्क ब्राउन बाल, हल्की बियर्ड, साफ रंग, अपनी तमाम तर मुस्कुराहट के साथ यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसकी मुस्कुराहट की दीवानी हो सकती थी। मगर ये लड़की जो उसकी तस्वीर हाथ में पकड़ उसकी पुरकशिश मुस्कुराहट देख रही थी, बस यही वो लड़की थी जो दीवानी नहीं हो सकती थी। कमरे के दरवाजे पर होली वाली दस्तक अपनी सोचों से बाहर ले थी। जानती थी कि ये कौन है और वानी की ख्वाहिश के मुताबिक मोहम्मद से कुछ भी नहीं छुपाने वाली थी। हाथ में पकड़े तस्वीर उसने दरवाज़ा खोला। मामा सामने खड़े से सवालिया नज़र से देख रही थी, जबकि उसने अब ये तस्वीर उनके सामने की थी। इज्जत बचाने के लिए आपने अपनी बेटी को खामोशी से दफना दिया मामा, मगर कौन सी इज्जत? मामा के चेहरे के तासुरात बदले थे। हैरानगी से अपने सामने खड़े इस वजूद को देख रही थी जो उनकी बेटी का था। मगर ये आंखें, ये जज्बात, ये तसव्वुरात, इस हसीन मुजस्मे, ये दराड़े, ये उनकी बेटी तो नहीं थी। वो इज़्ज़त जो कभी थी नहीं, वो इज़्ज़त जो इस दुनिया के खूबसूरत लोगों ने नोच ली। मामा कोई इज़्ज़त नहीं है, मामा कोई इज़्ज़त नहीं है हमारे पास, कैसे बचाएंगे आप? बताएं मामा, कैसे बचाएंगे आप? वो एकदम अपनी सारी हिम्मत, सारे जब्त तोड़ती चिल्लाई थी। उसके सामने खड़ी उसकी अम्मा हाँ टूट चुकी थी। उसकी हिम्मत भी, उनका सब्र भी, उनके बर्दाश्त भी सब टूट कर गिर गया था। उसके माँ के वजूद के साथ ही सब ज़मीन बोझ हो चुका था। अब कुछ नहीं बचा था। ये आखिरी रिश्ता भी, ये आखिरी ज़िंदगी भी। 2 साल बाद, जुलाई का महीना होने के बाद 2 दिन से होने वाली मुसलसल हल्की फुल्की बारिशें कराची का मौसम खुशगवार बना दिया था। इसी के साथ गर्मी से परेशान लोग के चेहरे फिर से खिल उठे थे। और इसी खुशगवार मौसम में कराची के एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हायर वफ्त से टेक लगाए खड़ा एक शख्स जाने कब से किसी के इंतज़ार में था। कुछ देर बाद से शायद अब तो मतलूबा शख्स एयरपोर्ट से बाहर आता दिखाई दिया, इसीलिए वो फ़ौरन सीधा हुआ था। अब उसकी नज़रों के रुख की जाने देखा जो 1 फुट 6 के करीब कद और शख्स ब्लैक पैंट पर वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक अपर पहने, स्टाइलिश डार्क ब्राउन बाल, गहरी सुरमई आंखें, साफ रंग, चौड़े कंधे, हल्की बियर्ड और आंखों में सन ग्लासेस लगाए वो एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब आ रहा था। साथ ही एक शख्स उसका बैग लिए उसके पास आया था। अरहम भाई, वेलकम टू पाकिस्तान। उसके इंतजार में खड़े शख्स उसे पुरजोश अंदाज में गले लगाते हुए कहा था। थैंक यू, कैसे हो तुम? उसे कंधे से थाम कर उसे पूछा था। चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। कैसे लग रहा हूँ? अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा था। बहुत हैंडसम, पर आपसे तुम और इस कॉम्प्लीमेंट पर दोनों ही हंस पड़े थे। मीट माई पार्टनर एंड ऑल्सो माई फ्रेंड हादी। एंड हादी, ही इज़ माई कज़न शेरोज़। और हमने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया था। हाय, नाइस टू मीट यू। दोनों एक दूसरे से हाथ मिला। कुछ देर बाद तीनों इस गाड़ी में सवार होकर अपने मंजिल की जानिब बढ़ चुके थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक मेंशन के अंदर दाखिल हुई। वाइट एंड ग्रे कर्टन से बना, कंट्रास्ट से बना ये मेंशन, जिसके सामने एक बहुत बड़ा कूलर दरमियान में कूदती, जिसका हाथ में पकड़े मटके से पानी का फव्वारा निकल रहा था जो नहायत खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी से उतरकर वो तीनों अब इस मेंशन के अंदर आए जहाँ एक खूबसूरत सा हॉल नुमा लाउंज था, जहाँ का इंटीरियर डिज़ाइन वाइट एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में था। दाएं जानिब सीढ़ियाँ,
और इसके साथ ही गेस्ट रूम, जबकि बाहर जा रहे किचन और डाइनिंग रूम था, जबकि हॉल के दरमियान में एक ब्राउन कलर का एक मुकम्मल सोफा सेट, शीशे की मेज जिस पर फूलों का गुलदान रखा था, जहाँ इस वक्त एक दरमियानी उम्र का आदमी ग्रे पैंट कोट पहने बैठा था। साथ ही उस उम्र की खातून लॉन का जोड़ा पहने और बालों का जूड़ा बनाए, हल्के मेकअप, कानों में नाजुक से टॉप्स और हाथों में कीमती ब्रेसलेट और अंगूठी पहने बैठी थी। मेंशन के दाखिली दरवाजे से अंदर आते इन दिनों अफराद को देखकर दोनों खुशगवार मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे। वेलकम बैक माई सन, दरमियानी उम्र के शख्स ने अरहम को गले लगाते हुए कहा था। थैंक यू अंकल, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही है, अरहम ने उनसे लगाते हुए कहा था। यू मीन हैंडसम, फखरी अंदाज में कहा था। नो डाउट, और आप बिल्कुल भी नहीं बदले आंटी, बिल्कुल वैसे ही हैं, शरारती मुस्कुराहट के साथ अमीर खातून की जानिब मुतवज्जो हुआ था। यू मीन ब्यूटीफुल, और एक बार फिर सबके चेहरे पर हंसी आई थी। और ये कौन है? ये मेरा पार्टनर है हादी और मेरे दोस्त भी। हादी ये मेरा अंकल है आमिर हमदानी और मेरी आंटी शीला हमदानी। हादी ने दोनों को इसे मुस्कुराकर सलाम किया था। तो दोनों अब जाकर आराम करो, डिनर पर मुलाकात होती है। आमिर हमदानी ने अरहम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। राशिद, राशिद। शीला हमदानी के पुकारने पर एक मुलाजिम फौरन ही किसी कोने से निकल कर सामने आया था। इनका सामान इनके रूम से बच्चा और सकीना से कहो कि अच्छे से डिनर का इंतजाम करें। राशिद अब जल्दी से उनके बैग्स उठाकर गेस्ट रूम जाने बढ़ा और उसके पीछे ही दोनों भी जा चुके थे, जबकि आमिर हमदानी अब सामने खड़े शहरोज की जाने मुतवज्जो हुए थे। शाम डिनर पर तो मुझे नजर ना आना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, संजीदगी से उसे धमकाया था। पर डैड, मेरे कुछ प्लान्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, शहरोज ने बेचारगी से कहा, जिस पर आमिर हमदानी के माथे पर बल पड़े थे। तो ये समझ नहीं है कि मैंने क्या कहा है। डिनर पर तुम हमारे साथ हो गया अजय सैन, इस बार लहजा पहले से ज़्यादा सख्त था। ओके डैड, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा कहकर पलटा था। और मैं जान सकता हूँ कि आप जा कहाँ रहे हैं? तंजिया लहजे में सवाल हुआ था। वो डैड, हमने मूवी देखने का प्लान बनाया, मगर आप फिक्र मत करें, मूवी ख़त्म होते ही मैं वापस आ जाऊँगा। ओके डैड, बाय। इससे पहले कि डैड मजीद कोई सवाल करते वो उल्टे पाँव वहाँ से तकरीबन भागने के अंदाज से बाहर निकला था। कभी उसे प्यार से ही बात कर ली करे आमिर, शीला हमदानी ने नाराज़गी से कहा था। तो बेटे की हरकतें ऐसी नहीं कि इससे प्यार से बात की जाए, मैं अपने रूम में हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। अब वो सीढ़ियों की जाने बढ़े थे, जबकि शीला हमदानी गहरी सांस लेकर किचन की जाने बढ़ चुकी थी। मेहमानों के खाने का बंदोबस्त भी तो देखना था। मूवी स्टार्ट होने में बस कुछ ही देर थी, अब सब ऐसे ऐसे अंदर जाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। ऐसे में शेरों समदानी रूम के बाहर अब तक कुछ दोस्तों के साथ खड़ा नजर आता, शायद किसी बात पर डिस्कशन चल रही थी। क्या यार, हमने साथ डिनर करना था, क्लब जाना था, इसके एक दोस्त जैसे थक कर कहा था। डैड ने सख्ती से कहा कि मैं डिनर उनके साथ करूँ, इसलिए आज का प्लान कैंसिल करना होगा, कोक की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा था। आखिर आज ऐसा क्या है जो तुम्हारे डैड का इतना सीरियस हो रहे हैं? किसी दोस्त से पूछा था। बस यार, मेरे कज़न कुछ सालों बाद पाकिस्तान आया तो डैड चाहते कि मैं उसका अच्छे से वेलकम करने के लिए साथ हूँ। ओहो, चलो मूवी स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ तीनों अंदर की जाने बढ़ते हुए जब अचानक ही शेरोज की से टकराया था। ओह नो, मेरे पॉपकॉर्न, आर यू ब्लाइंड? देखकर नहीं चल सकते थे पॉपकॉर्न को। अफसोस से देखते उसने नजर कर रुख शेरोज की जानिब किया था। ब्लैक टॉप, ट्राउजर पहने, स्याह बाल, कमर से थोड़ा ऊपर, दोनों कंधों पर बिखरे, मेकअप के नाम पर पिंक लिप ग्लोज लगाए, साफ शफाफ बेदाग चेहरा, गहरी आंखें जो गुस्से से उसे देखते मजीद पुरकशिश लग रही थी। वो ये कह सकता था कि उसने इतनी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी थी। ओह हेलो, आर यू अलाइव? उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते उसे होश की दुनिया में वापस ले आई थी। सॉरी, आप ठीक है? वाह वाह, क्या बेतुका सवाल किया शेरोज, शाबाश। जाहिर है मैं ठीक हूँ। ओफो, मूवी भी स्टार्ट हो गई। वो अब चढ़ते हुए अंदर की जानिब जा चुकी थी, जबकि शेरोज वही खड़ों से जाते देखते रहा। ओ रोमियो, होश में आ जाओ, चली गई है वो, उसके कंधे पर मुक्का मारते एक दोस्त से कहा था। और गुड न्यूज़ ये कि वो भी इसी रूम में गई जहाँ हमने जाना है। तो फिर चलो ना, इंतज़ार किसका? और ये गए शेरोज साहब अंदर। नजर चारों ओर घुमाई, इस अंधेरे और मध्यम रोशनी में उससे कहीं नजर नहीं आई थी, जिससे वो तकरीबन मायूस होता अपनी जगह पर आकर बैठा था। इसके दोनों दोस्त उसके बाएं जाने बैठे थे, जबकि उसकी दाएं जाने वाली जगह भी खाली थी। मूवी स्टार्ट हो गई, वो तीनों अब उसके जाने मुतवज्जो थे। साथ ही वक्फे से शेरोज की नज़र उसकी तलाश में भी घूम रही थी। कुछ देर बाद उसके साथ खाली जगह पर कोई आकर बैठा और शेरोज ने चेहरा मोड़कर देखा, ये वही थी। यस, ये वही है, लगता है आज किस्मत भी उसके साथ है। हेलो, धीमी आवाज़ में उसने कहा। उसकी जानिब देखा और बस नज़र पड़ते ही उसके चेहरे के तासुरात में बदली आई। गहरी सी आंखों में फिर गुस्सा नजर आने लगा। आज का दिन और कितना बुरा हो सकता है, उसने अफसोस से शायद खुद से कहा था, जबकि शेरोज के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। जितना मेरा आज का दिन और हसीन हो सकता है। और इस जवाब पर एक बार फिर उसने उससे घूरा था। एक्सक्यूज मी, बंदे को शेरोज कहते हैं। अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। नाइस टू मीट यू। और उसका हाथ इग्नोर किया, मूवी की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी, जबकि शेरोज एक गहरे मुस्कुराहट के साथ कभी सामने तो कभी उससे देख रहा था, जो अब दोबारा से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। यस मामा, जी मैं बिल्कुल चुका हूँ, फिक्र मत करें। कहाँ से फ़ोन लगा, वो अब तक कमरे से बाहर निकलता था। उसका रुख अब डाइनिंग रूम की तरफ था, जहाँ सब खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। ओके मिस यू टू, बाय। कॉल कट करते हुए डाइनिंग टेबल के पास आए, जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे। थकान उतरी तुम्हारी? आमिर हमदानी ने पूछा। जी अंकल, बिल्कुल फिट हूँ अब तो, प्लेट पर खाना निकालते हुए कहा था। तो अब क्या प्लान है तुम्हारे? शीला हमदानी की जवाब से सवाल आया था।
कुछ नहीं, अपने इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच में यहाँ भी शुरू करना चाहता हूँ, बस इसीलिए पाकिस्तान आई हूँ। कुछ अर्से यही रहूँगा, कर से प्लाट सीखने जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है ये, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमिर हमदानी ने दिल से दुआ की थी। और तुम बताओ शेरोज़ क्या चल रहा है आजकल? अरहम ने अब शेरोज़ से पूछा था। कुछ नहीं ब्रो, जस्ट फन, कंधे उचकाते हुए कहा था, जिस पर जहाँ शीला हमदानी ने उसे घूरा था वहीं आमिर हमदानी के माथे पर भी बल पड़े थे। 2 साल हो गए इसकी ग्रेजुएशन को और अब तक ये सिर्फ रेस्ट ही कर रहा है, लेकिन अब नहीं करेगा। कल से ये मेरी जगह ऑफिस जाएगा और मैं अब रेस्ट करूँगा। आमिर हमदानी ने वहाँ मौजूद हर शख्स पर जैसे धमाका किया था। ये अब क्या कह रहे हैं आमिर? शीला हमदानी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वही तो सबने सुना। पूरी ज़िंदगी मैंने इस कंपनी को इस मकाम पर पहुंचाने में लगा दिया। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इसे आगे बढ़ाए। इसे कल से ये मेरी जगह ऑफिस जाएगा और मैं घर पर रेस्ट करूंगा। फैसला कुन अंदाज था जिस पर वहाँ मौजूद कोई भी शख्स कुछ भी न कह सका था और उसी के साथ वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को कोई एतराज़ भी तो नहीं था। डिनर के बाद वह कमरे में स्टडी टेबल पर लैपटॉप रखे जाने किस अहम काम में मसरूफ था जब दरवाजे पर दस्तखत हुई थी। कम इन, लैपटॉप से बिना नज़र हटाए कहा था। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? आमिर हमदानी की आवाज़ पर फ़ौरन खड़ा हुआ। अरे नहीं अंकल, आए बैठे। वो दोनों अब बाएं जानिब मौजूद सोफे पर बैठे थे। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, कुछ देर की खामोशी के बाद आमिर हमदानी ने कहा था। रिक्वेस्ट नहीं, आप बस हुक्म करें अंकल। शेरोज़, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मौज मस्ती में उसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल गवा दिए, मगर अब मैं थक गई हूँ बेटा। मेरी हिम्मत जवाब देगा और मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और हमने सवाली नज़र से उन्हें देखा था। वो क्या कर सकता था इन सब में? जब फयाज़ ने मुझे बताया कि तुम कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान आ रहे हो, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि यही वो वक्त है जब मैं शहरोज़ पर जिम्मेदारी डाल सकता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ होगे। मैं समझा नहीं अंकल। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया था। उसके यहाँ होने से क्या होता है? मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो, अपने इस काम के साथ साथ तुम शहरोज़ के साथ कंपनी जाओ, उसके पार्टनर की हैसियत से। और आमिर हमदानी की बात ने उसे हैरान कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? यही ठीक है। शेरोज़ बिल्कुल भी समझदार नहीं है। मुझे डर है कि वो मेरे इतने साल की मेहनत को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ, उसका साथ दो, उस पर नज़र रखो। मैं उसके बारे में सब जानना चाहता हूँ अरहम, और ये तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपना हाथ अरहम के कंधे पर रखते हुए कहा था। ठीक है अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूँगा। गुड, चलो तुम अब रेस्ट करो। और इसी के साथ आमिर हमदानी उसके कमरे से जा चुके थे, जबकि अरहम की सोच अब शेरोज़ की जानिब गई थी। आखिर ऐसा क्यों है कि अंकल को शेरोज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत पड़ रही है? दरवाजे पर होने वाली एक और दस्तखत उसे सोचे से बाहर ले आई थी। आ जाओ हादी। और उसका जवाब सुनते ही हादी अंदर आया, उसके बाएं जानिब रख के सोफे पर बैठ गया। कुछ पता चला? एक उम्मीद से अरहम ने उसकी जानिब देखा था। अभी तक तो नहीं, मगर सुबह मैं दोबारा जाऊंगा। हादी के जवाब पर उम्मीद बुझ गई थी। जल्दी सब पता कर हादी, मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता। उसकी बेसब्री वाज़ह थी। यकीन नहीं आता कि तुम इतनी दूर इस काम का बहाना करके सिर्फ एक इंसान की तलाश में आए हो। मैं देखना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या खास है उस इंसान में। तुम्हें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है हादी, उसकी खासियत देखने के लिए मैं हूँ। तुम्हारा काम सिर्फ उसका पता लगवाना है और बस। उसे जाने क्यों गुस्सा आ चुका था। ओके बॉस, तुम ही देखना उसे, मगर थोड़ा बहुत मैं भी देख लूँगा। एक आंख दबाते हुए शरारती अंदाज में कहा था। तुम तो। और उसी के साथ अरहम उसके जाने पड़ा, जबकि हादी साहब सो की स्पीड से कमरे से बाहर भाग चुके थे। एक गहरी सांस लेकर अरहम ने अपना लैपटॉप दोबारा खोला था। सामने ही उसकी तस्वीर थी, एक गिर से बेनियाज अपनी दुनिया में मगन एक मुस्कुराता चेहरा। 4 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, मगर इन 4 सालों में एक लम्हा ऐसा नहीं था जब मैं तुम्हें भूला हूँ, जब तुम्हें याद न किया हो। एक रात ऐसी नहीं थी जब तुम ख्वाब में ना आई हो, जब तुम्हारी ये मुस्कुराहट न दिखी हो। वो रोका था, नजर अब उसकी आंखों पर थी। बहुत मिस किया मैंने गहरी सी आंखों को, और देखो 4 साल गुजारने के बाद भी जब तुम्हें दिलो दिमाग से निकालने में हार गया तो लौट आया मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें फिर से देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए इलाव। और उसी के साथ एक दिलकश मुस्कुराहट ने उसके होंठों को छुआ था। शेरोज़, शेरोज़ उठो, ऑफिस जाना है तुमने। शीला हमदानी पिछले 10 मिनट से उसे आवाज़ें देख रही थी। क्या है मामा, सोने देना थोड़ी देर और। तकिए पर अपना मुंह छुपाते उसने कहा था। तंग मत करो मुझे शेरोज़, 2 मिनट में नीचे पहुंचो, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। उसे एक आखिरी वार्निंग देकर कमरे से निकल गई, जबकि शेरोज़ अब जाने क्या क्या बड़बड़ाते अपने बेड से उतरा था। जा गया वो? डाइनिंग टेबल पर पहुंचते ही आमिर हमदानी की जवाब देने से सवाल हुआ था। जी आ रहा है बस। ग्लास में अपने लिए जूस निकालते हुए कहा। हेलो एवरीबडी। कुछ देर बाद दाएं जानिब कुर्सी पर बैठते हुए शेरोज़ ने कहा था। जल्दी उठने की आदत डाल दो, 9 बजे फिक्स ऑफिस पहुंचना होगा तुम्हें। आमिर हमदानी ने सख्त लहजे में कहा था। जी डैड। ऑमलेट का बाइट लिया था। जब तक अरहम ही आए वो भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगा, तुम्हारे पार्टनर की हैसियत से। ग्रेट। शेरोज़ को दिली खुशी हुई थी, यानी अब वो अरहम पर काम डालकर खुद इंजॉय कर सकता था। ग्रेट, इसकी क्या ज़रूरत है आमिर, शेरोज़ अकेले सब हैंडल कर सकता है। शीला हमदानी को ये आइडिया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। ये हम देख लेंगे कि ये कितना हैंडल कर सकता है। अरहम सिर्फ इसकी हेल्प के लिए होगा, फिक्र मत करो, ऑफिस तुम्हारे बेटे का ही रहेगा। संजीदगी से कहते हुए खड़े हुए थे।
मेरा ये मतलब नहीं था। शीला हमदानी में खड़ी हुई जबकि शेरोज साहब दोनों को इग्नोर करते नाशे मसरूफ थे। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ शीला, और तुम, उन्होंने सख्त नज़र से शेरोज की तरफ देखा था, कल से तुम्हारी माँ तुम्हें उठाने नहीं आएगी, और अगर तुम लेट हुए ना तो मैं ऑफिस और अख्तियार दोनों अरहम के हवाले कर दूंगा। डैड की धमकी तो शेरोज के सीधे दिमाग पर जा लगी थी। कम ऑन डैड, जैसा वो इख्तियार देने की बात कर रहे हैं वो खुद अब तक सो रहा है। अपनी जाने से उसने वाकई पॉइंट की बात की थी, मगर आमिर हमदानी के होठों पर आने वाली मुस्कुराहट उसे बता चुकी थी कि अब बात पलटने वाली है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माई डियर सन, वो 1 घंटा पहले ही निकल चुका है, वो कहकर वापस जा चुके थे जबकि शेरोज ने हैरानी से मामा की तरफ देखा। सीरियसली? इतनी जल्दी कौन उठता है यार? उफ! एक सांस में जूस का गिलास खत्म करते बाहर की जाने भागा था। जाहिर है बॉस की सीट वो अरहम के हवाले तो नहीं कर सकता था ना। सुबह सुबह इस पार्क में बहुत से लोग जॉगिंग के लिए आते हैं, मगर यही कोने में दरख्त के नीचे बेंच पर बैठा ही शख्स ब्लैक सूट पहनकर यकीन जॉगिंग करने तो नहीं आया था। फिर वो यहाँ क्यों आया था? 1 घंटा हो गया बॉस, हमें अब ऑफिस जाना चाहिए, उसे अब दाएं जाने से आवाज़ आई थी। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, उसकी जानिब देखे बिना वो कह रहा था। नज़र पूरे पार्क में घूम रही थी, हर एक्सरसाइज करने वाले पर, हर वॉक करने वाले पर, शायद वो किसी की तलाश में था। कम ऑन और हम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना मेच्योर होकर भी तुम ऐसी टीनेजर वाली हरकतें कर रहे हो। उसके पास बैठे हुए हादी ने उकता कर कहा था। वो हमेशा सुबह वॉक करने इसी पार्क में आती है, अगर आज मैं उसके आने का इंतजार करूँ तो इसमें टीनेजर वाली कोई बात नहीं है। अब भी हादी का जानिब देखने गवारा नहीं किया था। 4 साल पहले वो इस पार्क में वॉक करने आया करती थी। सीरियसली यार, हम तुम 4 साल बाद भी इस पार्क में बैठकर उसका इंतजार कर रहे हो? टीनेजर नहीं बल्कि पागलों वाली हरकत है ये। हादी को अब वाकई वो पागल लगने लगा था। जाहिर है अब 4 साल बाद एक पार्क में आप एक ऐसे इंसान का इंतजार कैसे कर सकते हो? पागलपन तो 4 साल पहले किया था, जो खामोशी से इसी पार्क में वॉक करते देकर चले गया। काश उस वक्त में पागलपन ना करता तो शायद यहाँ तुम्हारी जगह वो बैठी होती। अरहम के अल्फाज पर हादी का तो मुंह ही खुल गया। यानी वो कहना चाह रहा हो कि उसे यह नहीं होना चाहिए। वाह, ठीक है बॉस, आप जीत गए, मगर अब तो उसके वॉक करने का टाइम खत्म हो गया ना, तो अब चले। तुम्हें ऑफिस छोड़कर मैंने भी 1-2 काम निपटाने, खड़े होते हुए कहा तो अरहम एक गहरी सांस लेकर खड़ा हो चुका था। सब कामों से पहले तो मेरा काम निपटाने हादी उसके साथ गाड़ी की जाने बढ़ते हुए कह रहा था। याद है मुझे, फिक्र मत करो, तो मैं ऑफिस ड्रॉप करके इसी के लिए जाऊंगा, साथ ही कुछ प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात करूंगा। गुड। और इसी के साथ एक आखिरी नज़र पा के दाखिली दरवाजे की जानिब डालकर वो गाड़ी में बैठ चुका था। कुछ देर बाद ये गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। हमदानी एंट्रेंस के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके बाहर निकला जब उसकी निगाहें चारों जानिब घूम रही थी, शायद किसी की तलाश में। वाह, 1 घंटे पहले निकलने के बावजूद ब्रो यहाँ नहीं है, क्या बात है। अरहम की गाड़ी वहाँ ना पाकर उसे बेहद खुश हुई थी, और क्यों ना होती, आखिर उससे पहले पहुंच चुका था, लेट उठने के बावजूद। अंदर आते ही उसकी नज़र रिसेप्शन पर बैठी लड़की पर पड़ी थी। लॉन के पीले रंग का सूट पहने, दाएं कंधे पर लटकाया दुपट्टा और खुले हुए बालों के साथ वो अपनी तेज चलती उंगली से कंप्यूटर पर जाने क्या क्या टाइप कर रही थी। वैसे यहाँ ना इतना भी बुरा नहीं है। माइंड खेज मुस्कुराहट के साथ अपना कॉलर ठीक करती है वो उसकी जाने पड़ा। एक्सक्यूज़ मी, उसके कहने पर उसे नज़र कंप्यूटर से हटाकर उसकी जाने देखा। यस, प्रोफेशनल अंदाज था। गुड, आई एम शरोज हमदानी, उसे नज़रों के सामने लेते फ़ख्री अंदाज में तारुफ करवाया था। ओह बॉस, आप, वेलकम। एक मशीनी कैफियत फ़ौरन खड़ी हुई थी। थैंक यू, कैसा चल रहा है आपका काम? इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए पूछा था। अच्छा, गुड, व्हाट्स योर नेम मिस? आई एम मिसिज अरीशा तारिक। और इस नाम ने शरोज हमदानी के दिल के सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए थे। बेस्ट ऑफ लक मिसिज तारिक, ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ उसे कहते हुए पलटा और बाएं जानिब लिफ्ट की जानिब आया। पता नहीं खूबसूरत लड़की इतनी जल्दी शादी क्यों कर लेती हैं। बड़बड़ाते उसे टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया था जहाँ उसका शानदार ऑफिस उसका इंतजार कर रहा था। और कुछ देर बाद वो अपने शानदार ऑफिस के अंदर आती उसे दूसरा झटका सामने बैठे अपने प्यारे ब्रो अरहम को देखकर लगा था। आप यहाँ? हैरान किस उसे देखते वो आगे बढ़ा था। मुझे तो यही होना था ना, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अरहम को उसका रिएक्शन समझ नहीं आया। नहीं, वो आपकी गाड़ी नहीं थी तो मुझे लगा कि आप शायद अभी ऑफिस पहुंचे नहीं है। अपनी कुर्सी पर बैठते उसे मुस्कुरा कर कहा। गाड़ी हादी के पास से उसे एक ज़रूरी काम था। संजीदगी से कहते उसे मेज़ पर रखी एक फाइल उठाई थी। तुम्हारे आने से पहले मैंने इस नए प्रोजेक्ट को रीड किया है, तुम भी देख लो। फाइल अब उसकी जाने बढ़ाई जिसे शरोज से खोल कर देखने शुरू किया। ग्रेट, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ देर बाद फाइल बंद करते हुए शरोज से कहा था। वो तो है, लेकिन मुझे डर है कि हमारे हाथ से जाने वाला है। क्यों? मैनेजर को बुलाया मैंने, डिटेल्स उसी से ही मालूम होगी। और हमने संजीदगी से कहा था। और कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन। शरोज के कहने पर ब्लैक पैंट कोट पर मलबूस एक दरमियानी उम्र का आदमी जो शायद यहाँ का मैनेजर था अंदर आया। सिट। अरहम ने अपने बाएं जानिब रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। अरहम भाई कह रहे कि प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा सकता है। क्यों? अब वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। जी बॉस, एक्चुअली एक 3 मंजिला रेस्टोरेंट के एंट्रेंस डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट है। हमारी कंपनी को इससे लाखों का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी शहर की सबसे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी है, तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले हमारे पास आया है। लेकिन वो रुका था। लेकिन क्या? लेकिन उन्हें हमारा डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा डिज़ाइनर इस शहर का बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर है, लेकिन इसकी तैयार की हुई प्रेजेंटेशन उन्हें पसंद नहीं आई, और ये 2 बार हो चुका है। 2 बार?
अरहम ने हैरानगी से कहा था। जी बॉस। उसने 2 बार ग्राफ चेंज किया और दोनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया और अब उन्होंने ये आखिरी 1 हफ्ते दिए। अगर 1 हफ्ते में हम उन्हें बेहतरीन प्रेजेंटेशन नहीं दी तो ये प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी के हाथ में चला जाएगा और इससे हमें लाखों का नुकसान होगा बॉस। मैनेजर की बात पर शेहरोज के माथे पर बल पड़े थे। जिस इंसान को तुम इस शहर का सबसे बेहतरीन डिज़ाइन करते हो उसकी वजह से हम इतना प्रोजेक्ट खो देंगे। ये किस किस्म का स्टाफ रखा हुआ है यहाँ? उसकी आवाज़ अचानक ही तेज़ हुई थी जिस पर मैनेजर भी कांप चुका था। बॉस वो बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं और इतने सालों के काम के बाद भी ये हाल है। मुझे ये प्रोजेक्ट हर हाल में इस कंपनी के हाथ में चाहिए मिस्टर हसीब। रिलैक्स हीरोज, गुस्सा करने की बजाय हमें इसका कोई हल निकालना होगा। और हमने नरमी से कहा था हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है भाई। हमारा बनाया हुआ डिज़ाइन 2 बार रिजेक्ट हो चुका, अब तीसरी बार भी यही होगा। हम क्या कर सकते हैं? अब एक नया डिज़ाइनर अपॉइंट कर सकते हैं हम। और हमने हल निकाल ही लिया था। नया डिज़ाइनर? आर यू किडिंग मी? शेरोज को अरहम पर हैरानी हुई थी। नो आई एम नॉट। हम कल ही इंटरव्यूज़ रखेंगे। आप जाकर वेब पर ऐड दे मिस्टर हसीब, सैलरी डबल करके दे। मुझे कल इस शेयर के सब डिज़ाइनर चाहिए। अरहम ने अपना ऑर्डर जारी किया था जिस पर मैनेजर सर हिलाते वहाँ से जा चुका था जबकि शेरोज दांत पीसते रह गया। ये आप क्या करें भाई? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम इसे नया डिज़ाइन कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? इससे हमें मजीद नुकसान हो सकता है ब्रो। वो अपनी तरफ से अरहम को समझाने की कोशिश करता जबकि अरहम के होंठों पर एक मायने खैज मुस्कुराहट आई थी। तुम शायद भूल रहे हो शेरोज कि मैं भी एक डिज़ाइनर ही हूँ। अब ये प्रोजेक्ट मैं खुद हैंडल करूँगा अपने नए पार्टनर के साथ। इसी के साथ इन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी मगर दोनों की मुस्कुराहट बहुत अलग थी। शेरोज मुस्तहन होने पर मुस्कुराता जबकि अरहम उसकी मुस्कुराहट कुछ अलग थी, जैसे कोई ख़ास बात उसके जहन में चल रही हो। मगर क्या? आई कांट बिलीव दिस। तुम बिजनेस के मामले में भी ऐसा कर सकते हो? हादी ने बेयकीनी से अपने सामने बैठे अरहम को देखकर कहा था। मैंने सिर्फ एक मसले का हल निकाला। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? अरहम ने कंधे उचका कर कहा। और यहाँ से कुछ दूर एक फ्लैट के किचन में अप्रन पहने बालों को जुगड़े में जकड़े हुए ओवन में कुछ रख रही थी। शायद अपने लिए कुछ बेक किया था उसने। हल? ये मसले का हल है? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई बेवकूफ़ी किसी नए डिज़ाइनर को अपॉइंट नहीं करता। अरहम, हादी को उसकी जहनी हालत पर शक हो रहा था। पता नहीं पाकिस्तान आने के बाद वो अजीब हरकतें क्यों करने लगा था। ओवन पर टाइम चल रहा था जबकि वो अब अपने लिए कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। मुझे इस वक्त एक यही हल नज़र आ रहा है हादी। जितना हादी फिक्रमंद था अरहम इतने ही बेफिक्र था। नहीं मिस्टर अरहम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम इतने बेहतरीन डिज़ाइनर के तुम ये वैसा चुटकी में किसी को बदल किए बगैर हल कर सकते हो, मगर तुमने अपने साथ एक डिज़ाइनर को अपॉइंट करना ज़रूरी समझा। क्यों? इसके पीछे कोई और बात तो है। हादी ने अपने मशकूक निगाहों से उसे देखा था और अरहम के होंठों पर एक मायने खैज मुस्कुराहट दर आई थी। किचन शेल्फ पर रखे उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ट्यून बजी थी। अपना हाथ साफ करते मोबाइल की जाने आई और अब इस नोटिफिकेशन को ओपन कर रही थी। उससे देखकर किसी अर्जेंट हायरिंग जॉब में ऐड था क्योंकि अरहम अब हादी की जानिब थोड़ा झुका था। वो भी एक डिज़ाइनर है मिस्टर हादी। और इसी के साथ अरहम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी जबकि यहाँ से कुछ दूर किचन शेल्फ के पास खड़ी अपने मोबाइल पर आने वाली जॉब के इस नए ऐड पर उसकी गहरी से आंखें चमकी थी। होंठों पर एक मायने खैज मुस्कुराहट आई थी। यू आर वेरी क्लेवर मैन अरहम। हादी के इस कॉम्प्लीमेंट पर उसने फ़ख्र से सर बुलंद किया था जबकि ओवन से आने वाली खुशबू और आवाज़ों से बता चुकी थी कि कुकीज़ तैयार है और अब आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट और शाम की कॉफ़ी इंजॉय करने वाली थी। मुझे पता लगा कि तुमने एक नए डिज़ाइनर को अपॉइंट करने के लिए कल इंटरव्यूज़ रखे हैं। आमिर हमदानी ने डिनर की टेबल क्रॉस करते हुए उससे कहा था। जी अंकल, एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। प्रोफेशनल अंदाज़ा। लेकिन तुम तो खुद एक बेहतरीन डिज़ाइनर हो। हमारा नहीं ख्याल कि तुम्हारे होते हुए हमें किसी दूसरे की ज़रूरत होगी। शीला हमदानी ने संजीदगी से कहा था। जी आंटी, लेकिन मैं यहाँ अपने कामों में भी बहुत बिजी रहूँगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट में मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है जो मेरे गैर मौजूदगी में सब संभाल सके। हर सवाल का जवाब जो पहले से ही सोच कर बैठा था। ठीक है, तुमने मुझे यकीन है तुम सब अच्छे से संभाल लोगे। आमिर हमदानी ने तो बात ही ख़त्म कर दी थी। मोबाइल पर अचानक आने वाली कॉल पर उसे देखकर हादी की कॉल थी। हाँ हादी कहो। मोबाइल कान से लगाकर कहा था। तुम सच कह रहे हो? जाने हादी ने ऐसा क्या कहा था कि उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत आई थी। ओके वेट, आई एम कमिंग। कॉल कट करके फ़ौरन खड़ा हुआ। खैरियत, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? आमिर हमदानी ने उसकी बेचैनी देखते हुए कहा था। कुछ ज़रूरी काम आ गया अंकल, मुझे अभी जाना होगा। टेक केयर। उन्हें अलविदा करके वो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकलता जबकि शीला हमदानी आमिर हमदानी की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। इसे यहाँ कौन से काम आने लग गए हैं? वो है बिज़नेस की वजह से आता है। एक ब्रांच यहाँ ओपन करना चाहता है। शीला, क्या तुम्हें ये काम आसान लगता है? सख्त अल्फाज में जवाब आया था। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। इतना गौर अगर अपने बेटे पर किया होता ना तो आज वो हमारे हाथों में होता। रहने दे आमिर, पता नहीं मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि अब हर वक्त इसे इतना बदगुमान रहते हैं। इन्हें अब शेरोज़ को मुसलसल बुराई बुरी लगने लगी थी। तो क्या तुम उसको कुछ करने का इंतज़ार कर रही हो? मुझे हैरत है कि माँ होकर तुम्हें उसके तौर तरीके नज़र नहीं आ रहे। कहाँ है अभी वो अपने दोस्तों के पास गया है। शीला हमदानी ने सर झुका कर कहा था। जानती थी कि अब आमिर हमदानी के गुस्से में मजीद तेज़ी आनी है। क्या कहूँ मैं तुम्हें अब? इसी के साथ वो भी वहाँ से जा चुके थे जबकि शीला हमदानी अब किसी सोच में गुम थी। बस कर दो यार, पिछले 10 मिनट से तुम इस पेपर को घूर रहे हो। हादी ने मुझसे मुसलसल एक ही पोजीशन में देखकर उकता कर कहा था। तुमने ये कैसे किया? और अब अरहम की नज़र करो हादी की तरफ था। जादूगर ने भी कभी अपना सीक्रेट बताया है?
कंधे उचका कर कहा था, जबकि अरहम ने अब उसे घूरी से नवाजा था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी तलाश खत्म कर दी, तुम हो के बजाय शुक्रिया अदा करने के मुझे घूर रहे हो। इट्स नॉट फेयर अरहम। और क्या गारंटी है कि ये एड्रेस बिल्कुल ठीक है? हाथ में पकड़े पेपर को उसके सामने लहराते हुए कहा था। हादी से बढ़कर भी कोई गारंटी हो सकती है भला? बिल्कुल राइट एड्रेस है ये, और कंफर्मेशन के यही काफ़ी है कि घर इस पार्क के करीब ही है। चलो फिर। मैं इस पर रखी अपनी गाड़ी की कीज उठाते हुए खड़ा हुआ, जबकि हादी ने फ़ौरन उसे रोका था। पागल हो गए हो? टाइम देखा है तुमने? मैं अब मजीद सही वक्त का इंतजार नहीं करूंगा आदि। पहले भी सही वक्त के चक्कर में मैंने 4 साल गंवा दिए। वो तो अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। लिसन मिस्टर रोमियो, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और यहाँ अगर तुम रात के 11 बजे किसी लड़की के घर जाओगे ना, तो लड़की तो शायद बाद में, मगर मोहल्ले वाले पहले तुम्हें जूते मारेंगे। तुम्हें बहुत पता है पाकिस्तान का। और हमने अब उसको मशकूक नज़र से देखा था। जाहिर है, आखिर बाय ब्लड तो मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, और अगर कोई मेरी बहन से रात के 11 बजे मिलने आएगा तो मैं तो अपने जूते भी गंदे करने की जहमत नहीं करूँगा। डायरेक्ट कट गोली मारूंगा, गोली। वो तो वाकई गैरतमंद भाई बन चुका था। और तुम्हारे पास गोली कब से आई? जब से पाकिस्तान आई हूँ, कसम से सर में इतना दर्द देता है कि हर वक्त गोली अपने पास रखता हूँ। ये देखो। उसने अब अपनी जॉब से कुछ निकाला था, पैनाडोल एक्स्ट्रा। गोली खाओ, दर्द भगाओ। और इसके साथ हादी शतरमुख की स्पीड से आगे, और अरहम उसके पीछे था। आज मोबाइल पर बजने वाली अलार्म ट्यून ने उसे वक्त पर उठा दिया था, क्योंकि आज इंटरव्यूज़ लेने थे, इसलिए उसका वक्त पर पहुंचना बेहद था। वैसे तो ये काम HR डिपार्टमेंट का होता है, मगर इंटरव्यूज़ में लड़कियों की लिस्ट देखकर उसने अपनी प्यारी नींद कुर्बान करने का इरादा कर ही लिया था। अब जाहिर है, इतने अहम प्रोजेक्ट के लिए वो HR पर तो इतबार कर नहीं सकता था। इसे अपने ग्रे सूट में मलबूस स्टाइलिश बाल बनाए, दाएं हाथों में कीमती घड़ी, मर्दाना परफ्यूम लगाए, वो अपने हाई रूफ ऑफिस की जानिब जा रहा था। सुबह का ये वक्त ऐसा होता है कि सड़क पर दौड़ने वाली हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल और हर रिक्शे को जल्दी होती है। जाहिर है, सब अपने अपने कामों की जानिब रवा होते हैं, और कोई भी लेट नहीं होना चाहता। ऐसे में जब सिग्नल गाड़ी रोकने का इशारा करे तो कुछ तो एहतराम रुक ही जाते हैं, मगर कहीं अपने काम में जल्दी और आदत की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। और इन्हीं में से एक था शिरोज हमदानी, आगे बढ़ जाने वाला, और अब भी उसे यही किया था। रेड लाइट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा था, जबकि सामने से आती एक और गाड़ी अचानक रुकी। वो ये लगी शिरोज की गाड़ी, उसकी गाड़ी की बैक पर। क्या मुसीबत है यार! वो उसे से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। सामने आकर देखा तो उसकी गाड़ी की एक लाइट तकरीबन टूट ही चुकी थी, जबकि दूसरी लाइट की बैक लाइट तो ख़त्म समझो। क्या बदतमीजी है ये! और एक और भोसीली आवाज़ उसे अपने सामने नजर करने पर मजबूर किया था। जाने सामने से क्या मजा था कि अपना गुस्सा भूल ही गया। ओह आप! एक खुशगवार हैरत के साथ उससे सामने खड़ी उस लड़की से कहा, जो अब उसे खा जाने वाली नजर से देख रही थी। क्या मैं अंधे हो तुम? देखकर नहीं चल सकते? मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। उफ अल्लाह, पहले ही देर हो रही है मुझे। और बहुत परेशान लगने लगी थी। आप कहें तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। कहाँ जा रही है आप? अपनी तरफ से तो उसने एक अच्छी ऑफ़र की थी। कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे केयरलेस इंसान के साथ मैं कहीं भी नहीं जा रही। और अब आप अभी कभी मुझे इसकी पेमेंट करेंगे, वरना मैं पुलिस से कॉन्टैक्ट करूँगी। उसकी जानिब उंगली उठाए कह रही थी, जबकि शरोज़ मुस्कुरा रहा था। इस वक्त तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं बाद में पेमेंट कर सकता हूँ। मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें। वाह शहरोज़, कितने चालाक हो तुम! नंबर तो मैं दूंगी, मगर पुलिस को, तुम्हारी 3rd क्लास गाड़ी का। जस्ट वेट एंड वॉच। और इसी के साथ तेज अपनी गाड़ी में बैठने वहाँ से रवाना हो चुकी थी, जबकि शहरोज़ किसी सदमे की कैफियत में वही खड़ा रह गया। इसने मेरी हाई रूफ को 3rd क्लास गाड़ी कहा? सीरियसली? लड़की वाकई उसकी समझ से बाहर थी, और अब ट्रैफिक में मौजूद बाकी गाड़ियों के हॉर्न ने उसे भी वहाँ से जाने पर मजबूर किया था, जबकि यहाँ से कुछ दूर सोसाइटी के इस एरिया में गाड़ी एक घर के आगे रुकी थी। तुम्हें यकीन है कि यही घर है? और हमने सामने मौजूद घर की जानिब देखकर कहा था। यूनिवर्सिटी से यही एड्रेस मिला, इसे बेफिक्र रहो, 100% यही घर है। हादी कहते साथ बाहर निकलो, उसके साथ अरहम भी। तुम यूनिवर्सिटी गए थे? ऑफ कोर्स बॉस, तुम्हारे और उसके बीच एक यही चीज़ तो कॉमन है, वो यूनिवर्सिटी, और वहीं हमें यहाँ तक पहुँचा सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी से तुमने उसका एड्रेस कैसे निकलवा लिया? 4 साल पुरानी स्टूडेंट्स है वो तो। देखो मेरे भोले दोस्त, जब आपकी जेब में हरे और नीले नोट हो ना, तो 4 क्या 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी निकल ही जाता है। एक आंख दबाकर उसने मक्कार अंदाज में कहा था, ये इलीगल है, और ये जगह अरहम के अंदर का वफादार हुब्बुल वतन शख्स। अच्छा तो लीगल तरीका क्या है, बताना ज़रा। ये कि मैं वहाँ जाऊँ कहूँ, एक्सक्यूज़ मी सर, मेरे दोस्त अपनी 4 साल पुरानी मोहब्बत की तलाश में वापस पाकिस्तान आए, और अब आप ही हैं जो उसकी मोहब्बत का एड्रेस हमें दे सकते हैं। इसे प्लीज़ 2 दिलों को मिलाने का ये नेक काम कर रोमियो की दुआएं लें। अल्लाह आपको भी आपकी वाली देगा, हादी ने फ़कीराना अंदाज में कहा था। शट अप। जबकि अरहम साहब अब गेट के करीब जा चुके थे। कुछ देर तक बेल करने के बाद तकरीबन मायूस होकर पलटने लगे थे कि मेन गेट खोलकर एक दरमियानी उम्र का आदमी बाहर आया। जी कहिए। उन्हें गौर से देखते पूछा था, ये मिस इलाफ का घर है? अरहम ने पूछा था। जी, पर आप कौन हैं? हम उनके यूनिवर्सिटी फेलो से बहुत अरसे बाद पाकिस्तान है, आप प्लीज़ उन्हें बुलवा दें। मगर वो तो अब यहाँ नहीं रहती। व्हाट? यहाँ नहीं रहती? मगर ये तो उन्हीं का घर है ना? हादी की जाने से सवाल हुआ था। जी इन्हीं का घर है, मगर वो 2 साल पहले यहाँ से जा चुकी हैं, अब वो यहाँ नहीं रहती। आप जानते कि वो लोग कहाँ गए? और हमने एक और सवाल किया था। नहीं, हम नहीं जानते कि वो कहाँ गई, बस अपनी बहन और मामा की डेथ के बाद वो यहाँ से चली गई। यही वो बात है जिसने हादी और अरहम को हैरान कर दिया था।
डेथ? क्या मतलब उनकी मामा और बहन की डेथ कैसे हुई? इस बार हाथी ने पूछा था, क्योंकि अरहम तब कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं रहा था। हम नहीं जानते कि कैसे हुआ, बस एक अचानक ही छोटी बीबी का इंतकाल होकर बेगम साहब कुछ दिन बाद इस सदमे से दुनिया से रुखसत हो गई थी। इलाफ मैडम अकेली रह गई थी इस घर में। फिर एक दिन वो भी एक घर छोड़कर चली गई। हम नहीं जानते कहाँ गई है, बस उन्होंने मुझे और मेरे घर वाले को यहाँ रहने के लिए एक पोषण दे दिया। मैं तब से घर की देखभाल कर रहा हूँ, और ये एक एक लफ्ज़ अरहम के दिल को ची रहा था। वो सोच भी नहीं सकता कि यहाँ उसके साथ ये सब हुआ होगा। आपके पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? उसने हादी को कहते सुना। नहीं, हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं है। तो क्या वो यहाँ कभी भी नहीं आई? आती है, वो हर साल अपने बहन और मामा की बरसी वाले दिन ही आती है और फिर अकेले कुछ वक्त गुजार कर वापस चली जाती हैं। इस बार वो आएंगी तो मैं आप दोनों को बता दूंगा। क्या नाम है आपका? उन्हें अब नाम पूछने का ख्याल आया था। मैं हादी और यार हमें अब हम चलते हैं। और इसी के साथ वो दोनों खामोशी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। ये मैंने क्या कर दिया हादी? कुछ देर बाद अरहम की धीमी आवाज़ पर हादी ने उसकी जानिब देखा। वो पशेमान लग रहा था, मगर क्यों? तुमने कुछ नहीं किया अरहम, वो अकेली रह गई। इतने कामों के साथ वो बिल्कुल अकेली रह गई हादी, इससे मेरी ज़रूरत थी, मगर मैं यहाँ नहीं था। मैंने पलट कर इसके बारे में कभी कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं की। ये मैंने क्या कर दिया? वो कहाँ होगी, कैसे रह रही होगी अकेले? पछतावे, परेशानी, गुस्से और इलाफ की फिक्र, वो अब इन सब के दरमियान घिरा था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं यार, हम तुम मुझसे बाहर थे और अगर सब जान में लेते तो तुम क्या कर सकते थे? मैं सब छोड़कर उसके वापस आ जाता हादी, मगर उसे अकेले ये सब फेस तो नहीं करने देता ना। 2 साल से वो जाने क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, अब हम क्या करेंगे? उसे अब हर रास्ता बंद नजर आने लगा था। रिलैक्स अरहम, तुम भूल रहे हो कि अभी एक उम्मीद बाकी है। आज इंटरव्यूज़ होंगे और हो सकता है वो आ भी जाए। हादी की बात पर चौंका था। इंटरव्यूज़? ये तो भूल ही चुका था। ओह नो, इंटरव्यूज़ से 1 घंटे पहले स्टार्ट भी हो गए होंगे। जल्दी चलो हादी, फास्ट। और अब उनकी गाड़ी तेज़ी से हमदानी इंटीरियर की जानिब दौड़ी थी। और अगर अब हमदानी इंटीरियर की जानिब आओ तो इंटरव्यू स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका था। इस घंटे में ही शेरोज़ का दिमाग तकरीबन घूम ही चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने सारे कैंडिडेट्स आए होंगे। और अब तो वाकई वो थकने लगा था। ये सब सोच से ज़्यादा मुश्किल था। एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर आता था, किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल था। ऊपर से अरहम भाई भी पता नहीं सुबह से कहाँ गायब थे। इन्हें तो इससे पहले यह होना चाहिए था। नेक्स्ट, इंटरकॉम पर कहकर अब उसने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया था, जो जाने कब से उसका इंतजार करते करते तकरीबन ठंडी हो चुकी थी। कम इन। दरवाजे पर होने वाले दस्तखत का जवाब देते सीधा दरवाजे की जाने मुतवज्जो हुआ था। दरवाज़ा खुला, वो अंदर आई। उसे चौंक कर कॉफ़ी का टेबल कप वापस टेबल पर रखा था, और हाँ, ये वही थी। ब्लैक ट्राउज़र, पिंक टॉप पहने, कंधे पर ओढ़ा दुपट्टा, पोनी टेल में बांधे बाल, मेकअप के नाप पर हल्की लिप ग्लोज और गहरी सी आंखों में सिर्फ हल्का सा मस्कारा लगाए गुस्से से सुगूरी थी। तुम? हाँ मैं। अब वो अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी जाने बढ़ा था। मिस्टर शेरोज़ हमदानी। उसके सामने रुककर उसे फ़ख्री अंदाज में तारुफ करवाया। तो ये तुम्हारी आपकी कंपनी है? हैरत ज़दा निगाहों से आसपास देखती पूछ रही थी। ऑफ कोर्स मेरी कंपनी है। आप यकीन अपनी गाड़ी के लिए पेमेंट लेने तो नहीं आई होंगी? शरारती मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते हुए कहा था। ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो यहाँ जॉब के लिए आई थी, मगर शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं है, कहकर पलटी, जबकि शेरोज़ अब तेज़ी से उसके सामने आया। क्यों ज़रूरत नहीं है? आप एक बेहतरीन डिज़ाइनर हो, हमारी कंपनी को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, लेकिन मुझे आपके साथ काम नहीं करना। सॉरी। वो आगे बढ़ने लगी थी, मगर शेरोज़ दोबारा उसके रास्ते में आ चुका था। देखें, आई एम सॉरी, जो भी हो मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। मैं आपकी गाड़ी भी रिपेयर करवा दूंगा, प्लीज़ ऐसे मत जाएं। हमें इस वक्त एक बेहतरीन डिज़ाइनर की बेहद ज़रूरत है। वो अब एक मुअज़्ज़ज़ इंसान की तरफ पेश आ रहा था। ओके, ये रही मेरी CV, फाइल उसकी जाने बढ़ाते हुए कहा था। गुड। उसके नाम से फाइल लेकर उसे खोले, सबसे पहले उसका नाम पढ़ा, और बस इतने ही काफ़ी था उसके लिए। ओके सो मिस इलाफ, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं, फाइल से वापस देते हुए कहा था, जिस पर हैरान हुई थी। लेकिन आपने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं रही। आप सुबह 9 बजे आप यहाँ आ सकती हैं। ओके थैंक्स। और इसी के साथ वो इस ऑफिस से बाहर निकली थी। होंठों पर एक मायने खैर मुस्कुराहट लिए उसने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया था। मुझसे इसी रेस्टोरेंट में मिले। मोबाइल कान से लगा बाहर की जाने पड़ी थी। यही वो लम्हा था जब एक शख्स ब्लैक सूट पहने तकरीबन भागते हुए अंदर की जाने आया। उसके पास से गुजरते शेरोज़ की जानिब गया, जबकि वो यहाँ से बाहर निकल चुकी थी। आंखों में एक चमक लिए। इंटरव्यूज़ हो गए। शिरोज़ का ऑफिस का दरवाज़ा खोलते उससे पहले सवाल किया था। जी भाई, और मैंने एक बेहतरीन डिज़ाइनर को अपॉइंट कर लिया, कल से वो हमारे साथ काम करेंगी। खुशी से जगमगाते चेहरे के साथ शिरोज़ कहा, जबकि अरहम का चेहरा बुझ चुका था। तो यह आखिर उम्मीद भी नहीं रही। ये एक रेस्टोरेंट के दूसरे फ्लोर का मंजर था, जहाँ एक लड़की काफ़ी देर से अकेली बैठी नजर आ रही थी। नीले कलर की कुर्ती और ट्राउज़र पहने, गर्दन पर लिपटा दुपट्टा, बालों के जुड़े झुकड़े, मुसलसल हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखकर शायद किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी नज़र सामने उठी थी और अपना हाथ उठाकर उसने एक इशारा किया था। शायद जिसका इंतजार था वो आ चुका था। उसके सामने रखी कुर्सी पर एक लड़की आकर बैठी, दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या लोगी? उसने सामने बैठी लड़की से पूछा। जो तुम्हारा दिल करे, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। वो तो आज उस पर मेहरबान थी। ग्रेट वेटर। और इसी के साथ उसने अपनी पसंद का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद वो दोबारा उसकी जाने मुतवज्जो हुई थी। तो फिर पूछ सकती हूँ कि ये मेहरबानी किस खुशी में? तुम्हें क्या लगता है? मुस्कुराते हुए कहा था। बात कोई आम नहीं है, बहुत अरसे बाद तुम्हारी आंखों में ये चमक नज़र आ रही है। ज़रूर कोई ख़ास बात है।
खास तो है आज मंजिल की जानिब पहला कदम उठाया और इसी पहली कामयाबी पर यह ट्रीट वो आज वाकई बहुत खुश थी। तो इसका मतलब है कुछ नई कामयाबियाँ आगे एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। वेटर ने आकर उनका ऑर्डर मेज़ पर रखना शुरू किया और इसी दौरान दोनों कुछ वकील खामोश हो गई थी। चलो अब जल्दी से बताओ क्या हुआ ताकि मैं ये ट्रीट एंजॉय कर सकूँ। मुझे जॉब मिल गई है। व्हाट? सीरियसली? उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। यस, मुझे फाइनली हमदानी इंटीरियर में जॉब मिल गई है सारा। और इसी के साथ सारा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। तो तुमने इसलिए मुझसे ये सब करवाया था क्योंकि तुम इस कंपनी में जॉब करना चाहती थी। सारा को अब सब समझ आने लगा। यस, मुझे वहाँ जॉब चाहिए तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वो डिज़ाइन रिजेक्ट ना करी तो एक नए एम्प्लॉय के बारे में वो कभी भी ना सोचते। थैंक यू सो मच। वाकई आज बहुत खुश नज़र आ रही थी। कम से कम सारा ने तो इन 2 सालों में पहली बार उसकी आंखों में इतनी खुशी देखी थी। तुम्हें आउट ऑफ कंट्री इतनी अच्छी जॉब मिली लाभ, मगर तुम नहीं गई और अब हमदानी इंडस्ट्री में जॉब मिलने पर तुम इतनी खुश क्यों हो? ये सिर्फ जॉब की वजह से नहीं है, बात ज़रूर कुछ और है। थोड़ा झुकते हुए उसे गौर से देखते सारा से कहा, जबकि इलाफ के होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। आने वाले वक्त हर रात से पर्दा उठा देगा। इसलिए अब ये सब कुछ सोचना छोड़ो, अपनी ट्रीट एंजॉय करो। अब वो अपने खाने की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी, जबकि सारा ने भी एक गहरी सांस लेकर अपना स्पून उठाया था। वैसे वो डिज़ाइनर कमाल थे। इलाफ भाई को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था उन्हें रिजेक्ट करने के लिए। वो हर एंगल से परफेक्ट थे। कुछ देर बाद सारा ने कहा था, जानती हूँ लेकिन तो परेशान मत हो, मैं सबसे ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन बनाऊंगी, सबसे अलग। बिलीव मी, इस बात की तो खुशी है कि अब तुम हो। मैं जानती हूँ भाई अब मेरे फैसले पर नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि इस बार बहुत ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन होने वाली है। सारा ने मुस्कुरा कर कहा था और इलाफिया मुकम्मल खाने की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। होंठों पर मखसूस मुस्कुराहट सजाया, जबकि यहाँ से कुछ दूर अपने ऑफिस की मेज़ पर झुका, दोनों हाथों से अपने बाल जकड़े। अरहम अफसोस की इंतहा पर था, जबकि सामने बैठा हाथी काफ़ी देर से बस खामोशी से देख रहा था। इतना परेशान मत हो यार, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाथी के आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसे देखा था। क्या कोई रास्ता बचा है? क्या तुम्हें कोई दूसरा रास्ता नज़र आ रहा है हादी? दबी हुई आवाज़ में उसने कहा था, साफ ज़ाहिर तक अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। यह गुस्सा उसे हादी पर उससे ज़्यादा खुद पर था। तुमने नए डिज़ाइनर का मालूम किया? कौन है वो? नहीं, मिरर वॉल से बाहर देखते संजीदगी से कहा था। मालूम करना चाहिए था तुम्हें। हो सकता है वही हो। सीरियसली हादी, क्या ये मुमकिन है कि इस शहर के सीनियर और बेहतरीन डिज़ाइनर में से HR डिपार्टमेंट में से उसे हायर करे, वो भी इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए? हादी के बात काट कर उसे तेजी से कहा था, जबकि हादी अब उसे घूरा था। कैन यू प्लीज़ काम डाउन? इस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और हमने अब उस पर बरसना शुरू किया था। मेरी वजह से? हादी को हैरत हुई था। आखिर इन सब में उसका क्या कसूर? हाँ, तुमने मुझे कल वहाँ से जाने से रोका। अगर कल रात में वहाँ चला जाता तो आज सुबह यहाँ पहुँचने वाला सबसे पहला शख्स मैं होता। तो वह सब हादी के कंधों पर डालने को तैयार था। हम दोनों में से कोई नहीं जानता कि ये सब हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें रोकता? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वो दाएं बाएं चक्कर लगा रहा था। इस तरह तुम्हें कुछ समझ आ भी नहीं सकता। और हम सुकून से बैठकर सोचो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वो इसी शहर में कहीं अकेली आदि हो, ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, किस हाल में। तुम्हें लगता है कि मुझे सुकून मिल सकता है ऐसे? ओके, हम इस पर बाद में बात करेंगे। और इसी के साथ हादी वहाँ से जा चुका था। ज़ाहिर है जानता था कि अरहम को चकरा से अब कोई नहीं रोक सकता और उसे अब ये मज़ीद नहीं सुन सकता। इसलिए उसे कुछ वक्त अकेला छोड़ देना ही बेहतर था। और तुमने इस खूबसूरत सी लड़की को जॉब पर रख लिया? उसके 3 दोस्तों में से एक ने कहा, और इस रात के इस पहर उनमें से एक फ्लैट में बैठे सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। तो तुम्हें क्या लगता है इस जैसी लड़की को मैं हाथ से जाने दे सकता हूँ क्या? शेरोज़ ने एक आंख दबाते हुए मक्कारी से कहा था। वैसे कसम से तेरी किस्मत भी कमाल है, जिस पर नज़र आता है किस्मत तेरी झोली में डाल देती है। इसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए साथ बैठे साजिद ने कहा था। किस्मत तो तेरी भी कोई कम नहीं है, जिसको चाहो उसी को बीवी बनाने चला है। सामने बैठे कासिम ने एक और सिगरेट सुलगाते साजिद से कहा था। क्या याद दिला दिया यार, कसम से उसके अलावा कोई बात ही नहीं है नाकों को, इसीलिए तो बीवी बना रहा हूँ उसे। आंखें बन के वो किसी ख्याल में गुम कह रहा था। हाँ अरे मजनू, किसी के साथ तीनों का कहकर बुलंद हुआ था। ये सुबह के 9 बजे का टाइम था जब हमदानी इंटीरियर्स की लिफ्ट खुलती है। वो अपने मुकम्मल प्रोफेशनल अंदाज में बाहर निकलती। उसका रुख अब शहरोज़ का ऑफिस की जानिब था, जबकि अब अगर शहरोज़ हमदानी का ऑफिस की जानिब आया तो आज वो वक्त पर ऑफिस में मौजूद था। और वजह ऑफ कोर्स उसकी नई आने वाली डिज़ाइनर थी। अब यहाँ से कुछ दूर आओ तो हादी और अरहम गाड़ी में मौजूद हमदानी इंटीरियर की जानिब रवा थे। तो फिर तुमने कुछ सोचा? हादी की जानिब से सवाल हुआ। किस बारे में? संजीदगी से जवाब आया। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ अरहम? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो अरहम, मायूसी को छोड़कर थोड़ा दिमाग से काम लो। अब अरहम उससे चढ़ाने लगा था। क्या तुमने कुछ सोचा है? हादी के जवाब पर अरहम ने चौंक कर उसे देखा था। क्या? जिन हालात से वो गुजरी, ऐसे हालात में इंसान सबसे पहले अपने किसी करीबी दोस्त की जानिब जाता है। तो फिर सोचो अरहम, उसकी कोई करीबी दोस्त जो उसके साथ हो सकती है। हादी की बात तो ठीक थी, इसलिए वो इस बारे में सोच रहा था। सारा। और कुछ देर बाद अरहम की जुबान से ये निकला ये नाम। हादी की नई तलाश का रास्ता बन चुका था। अब अगर शेरोज़ के ऑफिस की जाने आओ तो दरवाजे पर दस्तक होने पर वो सीधा होकर बैठा था।
कम इन। और उसकी इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई थी। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र पहने, ब्लैक दुपट्टा गर्दन के गिर्द एक रस्सी की तरह लपेटे, मानो की पोली टेल बनाए मेकअप से बेनियाज चेहरा, गहरी सी आंखों में एक चमक लिए वो उसके सामने आकर बैठी थी। वेलकम टू हमदानी इंटीरियर्स मिसेज लव। आगे की जानिब झुकती हूँ, होठों पर मुस्कुराहट सजाए शेरोज़ ने कहा था। थैंक यू सर। अरे नो डोंट कॉल मी सर, आई एम शेरोज़, सो यू कैन कॉल मी शेरोज़, बट इट्स नॉट प्रोफेशनल। अपना हाथ मेज़ पर रखते इलाफ ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा था। अंदाज दिलकश था। कुछ प्रोफेशनल रखने की ज़रूरत भी नहीं है इलाफ, और वैसे भी कंपनी भले मेरी है बट काम तो आप मेरे पार्टनर के साथ करेंगी, इसे आप बॉस उन्हें कह सकती हैं, मुझे नहीं। आपका पार्टनर? इलाफ के लिए एक नई बात थी। जहाँ तक उसे मालूम था हमदानी इंटीरियर में कोई पार्टनरशिप नहीं थी। ओह यस, कुछ देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, बाकी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। तब तक क्या लेंगे आप, कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। नाइस चॉइस। और इसी के साथ उसने अपने और इलाफ के लिए कॉफ़ी मंगवाई थी। जबकि बाहर की जाने वाला तो पार्किंग में हादी ने गाड़ी रोकी थी। मैं अभी सारा की डिटेल्स मालूम करूँगा, हो सकता है मैं उसे कोई मालूमात दे सके। वो ठीक है, रात तक ये काम कंप्लीट करो, संजीदगी से कहते उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। रात तक? कमन अरहम, मैं कोई सीआईडी का एजेंट नहीं हूँ, तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ओके जो भी है जल्दी करो। इसी के साथ गाड़ी से बाहर निकला जबकि हादी आगे बढ़ गया। कंपनी के अंदर आते ही लिफ्ट की जाने आया। इसके इरादा शेरोज़ का ऑफिस जाने का था। अब नए डिज़ाइनर से मुलाकात भी तो करनी थी। जबकि ऑफिस के अंदर आओ तो इलाफ तक कॉफ़ी का मग खाली मेज़ पर रखा था। आपके पार्टनर अब तक नहीं आए? पता नहीं 2 दिन से वो क्यों लेट हो रहे हैं। अपने कलाई पर पहने घड़ी देखते हुए कहा। चले मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ, जब भाई आ जाएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। कहते साथ ही शेरोज़ अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी जानिब बढ़ा था। इलाफ भी खड़ी हो चुकी थी। यही वो लम्हा था जब शेरोज़ का ऑफिस का दरवाज़ा खोला। ब्लैक सूट पहने, स्टाइलिश गहरे ब्राउन बाल बनाए, सुरमई पर कशिश मगर अफसरदा सी आंखें, साफ रंगत अपनी मुकम्मल मर्दाना वजाती अरहम ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ था। नज़र सबसे पहले शेरोज़ और फिर सामने खड़ी उस लड़की की जानिब गई जबकि रुख शेरोज़ की जानिब था। और टेलर बंदे स्याह बाल पर उसकी निगाहें रुक गई थी। लीजिए आ गई भाई। शेरोज़ ने अरहन की जानिब इशारा किया जो उसके पीछे खड़ा था। भाई ये है हमारी न्यू डिज़ाइनर। यही तो लम्हा था जब इलाफ पलट गई, नज़र सामने खड़े शख्स पर गई जो अपनी सुरमई आंखों में हैरत ली उसे देख रहा था। इलाफ, और इलाफ ये मेरे पार्टनर आपके बॉस मिस्टर अरहम है। शेरोज़ की आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दी थी। एक दूसरे के आमने सामने खड़े वो 2 लोग बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। सुरमई आंखों में हैरत, बेयकीनी, खुशी, जाने कौन कौन से एहसास आते वो सब यकटक उसे ही देख रही थी। उसकी गहरी सी आंखों में जहाँ हैरत और बेनाम से जज्बा था वो भी उसे ही देख रही थी। इन सुरमई आंखों में, और ये आंखें ये अनजान तो नहीं थी। हाँ वो इन्हें जानती थी। ये सुरमई आंखें अनजान नहीं थी। इन आंखों में ये एहसास ये अनजान तो नहीं थे। यह चीज़ वैसे ही थी जैसे कुछ साल पहले थी, मगर शायद पहले से ज़्यादा पुरकशी। हाँ वो जानता था ये वही से आगे थी जिन्हें वो इतने सालों में भी भुला नहीं पाया था, जो हर पल उसकी नज़रों के सामने थी। लेकिन इनसे आंखों में मौजूद ये एहसास ये नहीं थे। इन आंखों में पहली जैसी चमक नहीं थी, और जो चमक थी वो नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद ये आंखें पहले से ज़्यादा पुरकशिश थी। शेरोज़ के गले ने दोनों को होश की दुनिया में वापस लाया था। मेरे ख्याल से मैं बैठकर बाकी बातें कर लेनी चाहिए। इन दोनों को बैठने का इशारा करके वो दोबारा अपनी चेयर पर बैठ चुका था। इलाफा खामोशी से दोबारा बैठी थी जबकि अरहम इसी पर अपनी नज़र जमाए बाएं जानिब रखी कुर्सी पर बैठ चुका था। तो अरहम भाई ये है आपकी नई पार्टनर मिस इलाफ। हम दोनों काफ़ी देर से आपका इंतज़ार करते मगर आप आज भी लेट आए। कुछ ज़रूरी काम था मुझे, कनखियों से इलाफ को देखते हुए जवाब दिया था। अच्छा चलें सो मिस इलाफ, ये हमारे न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल जो अभी हमें मिला नहीं, मगर आप आ गई तो उम्मीद है सब मिल जाएगा, माइंड के अंदाज में कहा था। जबकि अरहम को शेरोज़ का यह अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये एक रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिज़ाइनर का प्रोजेक्ट है। अगर ये हमें मिल जाता तो कंपनी का लाखों का बेनिफिट होगा, और अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो कंपनी को इससे ज़्यादा का नुकसान भी हो सकता है। और हमने इलाफ की जानिब देखकर कहा जो अब मुकम्मल फाइल की जानिब मुतवज्जो थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई। नजर फाइल से उठाकर अरहन की जानिब गई। क्या इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए आप तो एक न्यू डिज़ाइनर क्यों अपॉइंट किया, और वो भी मुझे? दोनों की जानिब देखते हुए पूछा था। एक्चुअली हमारे काबिल डिज़ाइनर दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन में दी है और दोनों मरतबा उसे रिजेक्ट कर दिएगा। अब हमें सिर्फ एक लास्ट चांस मिला है। अगर इस एक वीक में उन्हें उनके डिज़ाइन नहीं प्रेजेंट किया तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। और जहाँ तक आपको अपॉइंट करने की बात है तो आपको तो देखकर ही मैं जान गया था कि आपका काम भी आपकी तरह खूबसूरत होगा। बस इसी खूबसूरती को देखना चाहते हैं हम। अरहम के बाद शेरोज़ ने काट दी थी, और जो बात उसने कही सिर्फ वही जानता था कि इस वक्त शेरोज़ उसे किस कदर जहर लग रहा था। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इलाफ ने मुस्कुरा कर कहा। यह मुस्कुराहट अरहम के लिए हैरान कुन थी। जहाँ तक उसे आता इलाफ किसी लड़की के मुंह से अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो फिर ये मुस्कुराहट ये कैसे? हम दोनों मिलकर यकीन एक बेस्ट प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। आइए मैं आपको ऑफिस दिखा दूँ, बाकी बातें भी हम वही कर लेंगे। फ़ौरन खड़ा होकर बोला। ज़ाहिर शेरोज़ की मायने क़ैद नज़र मज़ीद इलाफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और इलाफ वो क्यों इतना मुस्कुरा रही है, हद हो गई है। बाकी बातें? शेरोज़ की जान से सवाल हुआ था, बेतुका सवाल। तो क्या हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बात नहीं करनी? संजीदगी से कहे गए अरहम के सवाल पर शेरोज़ गड़बड़ाया था। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था।
यू टू कैन गो। और अरहम तो जैसे उसके कहने का इंतजार करता फ़ौरन दरवाजे की जाने बढ़ा और इलाफी इसे इतनी तेज़ से जाता देखकर फ़ौरन उसके पीछे आने लगी। ये भाई का मूड क्यों ऑफ रहता है आजकल, खुद से कहते हो अब लैपटॉप की जाने मुतवज्जो हुआ था। जबकि बाहर की जाने आओ तो अरहम आगे आगे इलाफ उसके पीछे पीछे थी। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जहन अब साथ साथ चलते उस शख्स पर थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे यहाँ इस तरह अचानक मिल जाएगा और जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई थी इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट वो नहीं चाहती थी कि मगर ये शख्स जाने क्यों अब उसे लगने लगा था कि यह शख्स उसके लिए मिसाल खड़े कर देगा। कुछ देर बाद वो ऑफिस के दरवाजे के सामने रुका, उसकी जाने पलटा था। वेलकम दरवाजे का लॉक घुमा कर उसके लिए आधा दरवाजा खोलता खामोशी से अंदर आई। उसकी नजरें अब उसका ऑफिस का जायजा ले रही थी। ग्रैंड ब्लैक कंट्रास्ट के मेज और कुर्सियाँ, दाएं जाने में एक फाल से भरा कैबिनेट, बाएं जाने में ग्रे कलर का छोटा सोफा सेट और उसके साथ ही एक सॉफ्ट बोर्ड जो कि ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। मेज के बीच रखी उसकी कुर्सी के पीछे एक मिरर विंडो थी जिसकी लंबाई पूरे वॉल के बराबर ही थी। बाहर का व्यू बिल्कुल साफ नजर आता था। कैसा लगा? अरहम की आवाज़ ने उसका सख्ता तोड़ा था। अच्छा है, मुख्तसर जवाब देते वो आगे बढ़ी, मेज़ पर अपना बैग रखा। अच्छा तो लग नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल तुम्हारी पसंद का जो है। तो उसे उसकी पसंद याद थी। बेख्तियार आने वाली मुस्कुराहट को उसे रोका था। नहीं, इन चीज़ों का वक्त नहीं है, अब वो वैसी नहीं रही। शुरू से बताया कि आप भी एक डिज़ाइनर हैं, फिर भी आपने एक न्यू डिज़ाइनर को अपॉइंट करना ज़रूरी समझा, हालांकि आप खुद भी ये सब हैंडल कर सकते हैं। उसकी जानिब देखते हुए कहा था और आराम ने महसूस किया वो उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन कब तक? बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ अपनी एक ब्रांच की ओपनिंग के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी तौर पर तवज्जो नहीं दे सकता। अगर एक पार्टनर साथ होगा तो मेरी खैर मौजूदगी में उसे हैंडल कर सकेगा, इसलिए हमने नया डिज़ाइनर अपॉइंट किया। प्रोफेशनल अंदाज में कहता उसके पास आकर रुका था। ओह अच्छा, यस, और अब क्योंकि मुझे एक बेहतरीन पार्टनर मिल गया तो इससे मुझे यकीन ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। आखिर वो एक कदम मजीद उसके करीब आया था। हम पहले भी तो साथ काम कर चुके हैं ना। अरहम की बात पर इलाफ ने हैरानगी से उसकी जान देखा था और उसकी हैरानगी ने अरहम को समझा दिया था कि अभी वो कुछ भूली नहीं थी, उसे वो याद था। इलाफ उसकी जानिब देख रही थी, आंखों में हैरत लिए। जहन के पर्दों पर एक मंजर रोशन हुआ था, यूनिवर्सिटी की क्लास का एक मंजर। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आप सबको पहला प्रोजेक्ट आपको दूंगा। वैसे तो सबके ग्रुप्स बनाए जाते हैं मगर इस बार हर स्टूडेंट्स अलग अलग अपना मॉडल रेडी करेगा। प्रोफेसर की बात पर जहाँ सब हैरान होते वहीं सेकंड रो में बैठी इलाफी परेशान हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ आता नहीं था मगर अकेले सब प्रोजेक्ट पर काम करना वो भी बिना किसी गाइड के बेहद मुश्किल था। लेकिन अब सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार हर स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन अकेला बनाएगा। इसलिए हम हर स्टूडेंट के साथ एक सीनियर को रखेंगे जो इस प्रोजेक्ट में उन्हें गाइड करेगी, यानी वो दोनों पार्टनर बनकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। मगर याद रहे, सीनियर सिर्फ आपको गाइड करेगा, आइडियाज़ देगा, बाकी का काम आपका अपना होगा। अब जाकर उसकी सांस में सांस आई थी। शुक्र है प्रोफेसर को रहम तो आया। तो अब मेरे सामने ये बॉक्स रखा है जिसमें हमारे तमाम सीनियर्स के नाम हैं। अभी आपकी किस्मत है कि आपके पास किसका नाम आता है। जिसके नाम की चिट आप उठाएंगे आपको हर हाल में उसी के साथ काम करना होगा। हम में से कोई भी उसे एक्सचेंज नहीं कर सकता जब तक वो सीनियर खुद आपके साथ काम करने से मना न कर दे। अंडरस्टैंड? यस सर। क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट की आवाज़ गूंजी थी। ओके, आ जाए अब सब अंदर। प्रोफेसर ने अब दरवाजे की जानिब ऊंची आवाज़ में कहा था और फिर कुछ स्टूडेंट्स जो उनके सीनियर्स थे अंदर आए। वो सामने कतार के सूरत पर खड़े हो चुके थे। इनमें कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़। अल्लाह प्लीज़ किसी लड़की का नाम निकलवा देना। इलाफ ने दिल में ही दुआ की थी। अरसलान, अब ये बॉक्स हर स्टूडेंट्स के पास लेकर जाएँ। प्रोफेसर के कहने पर सामने बैठा अरसलान अपनी जगह से उठा। अब वो बॉक्स लेकर लाइन से हर स्टूडेंट्स के पास जा रहा था और सब एक एक चिट निकाल रहे थे। यूर टर्न। उसके सामने बॉक्स होते अरसलान ने कहा था जबकि इलाफ ने गहरी सांसें कर चिट निकाली। अरसलान आगे बढ़ चुका था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सब एक एक करके अपनी चिट खोलेंगे। इसमें लिखा नाम खड़े होकर बताएंगे। जिसका नाम आएगा वो आज से आपको ज्वाइन करेगा। तमाम स्टूडेंट्स की चिट निकाल लेने के बाद प्रोफेसर ने कहा था और अब एक एक करके स्टूडेंट्स अपनी चिट पर लिखा नाम बता रहे थे। उनके पार्टनर आगे बढ़कर उन्हें ज्वाइन कर रहे थे। मिनाल, जुहेब, यासीन, अमन, अरीज, शाकिर और अब इलाफ की बारी थी। प्लीज़ कोई लड़की हो। अपनी जगह से खड़े होकर सारी चिट खोली और चेहरे के तसव्वुर फ़ौरन ही बदले थे, लेकिन ये कोई लड़की नहीं थी। क्या नाम है इलाफ? प्रोफेसर के आवाज़ पर से सामने की जाने देखा। अरहम। और जाने इस नाम में ऐसा क्या था कि प्रोफेसर के होठ पर मुस्कुराहट आई थी। लकी गर्ल, सबसे ब्रिलियंट पार्टनर मिला है तुम्हें। अरहम। और इसी के साथ प्रोफेसर ने अरहम को पुकारा था। अरहम। प्रोफेसर के दोबारा कहने पर भी कोई आगे नहीं बढ़ा था जबकि इलाफ और प्रोफेसर अब दोनों की नज़रें सीनियर्स पर थी। अरहम कहाँ है? प्रोफेसर ने पूछा था। सर वो अभी तक तो नहीं आया, इन्हीं में से एक स्टूडेंट ने कहा था। तो सर का ब्रिलियंट स्टूडेंट पहले ही दिन लेट है। तुम्हारा तो फिर खुदा ही हाफिज़ है इलाफ, खुद से कहते हुए दोबारा अपनी जगह पर बैठी थी जबकि प्रोफेसर अब बेचारे स्टूडेंट पर बरस पड़े थे जिसने अरहम की गैर मौजूदगी का बताने का जुर्म किया था। आर यू देयर? अरहम की आवाज़ उसे माजी की यादों से बाहर लाई थी। यस, क्या कह रहे थे आप? खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए अपनी कुर्सी पर आकर बैठी थी जबकि अरहम उसके सामने बैठा था। इस फाइल में रेस्टोरेंट के एरिया, पोर्शंस, ग्राफर्स की सारी डिटेल्स मौजूद है। इसके अलावा इसमें तमाम उनकी डिटेल्स मौजूद हैं और ये
उसने एक और फाइल उसकी जानिब बढ़ाई थी। इसमें इन दोनों प्रेजेंटेशन की डिटेल्स हैं जो कि हमारे एक्स डिज़ाइनर ने दी थी। सच बताऊं तो ये डिज़ाइन बेहतरीन थे, मुझे इनमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमें इन्हें देखने की ज़रूरत है ताकि हम इनमें से कोई आइडिया ना लें। और प्रोफेशनल अंदाज में कह रहा था, ओके मैं ये सब स्टडी कर लूँ, फिर हम आज ही इस काम पर शुरू कर देंगे। फाइल की जानिब देखते हुए उसने कहा था, मगर अब जबकि अरहम की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, वो बस अपनी जगह पर बैठा उसे देख रहा था। आपको कोई काम नहीं है? तकरीबन 10 मिनट बाद उसकी नज़र तंग आकर इलाफ ने चढ़ते हुए कहा था, जबकि अरहम के होठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। तो मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। वो अब जाने के खड़ा हुआ था। कैसा अंदाज़ा? यही कि तुम बदली नहीं हो, बस बदलने की एक्टिंग कर रही हो। और इसी के साथ वो ऑफिस से जा चुका था, जबकि इलावा अपने सर पकड़ कर बैठ गई। मैं तुम्हें अपने रास्ते नहीं आने दूंगी अरहम, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और इसी के साथ वो दोबारा फाइल खोलकर उसके जाने मुतवज्जो हो चुकी थी, लेकिन ये वो जानती थी कि अब काम करना आसान नहीं था। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे दरवाज़ा नॉक होने पर किसी के अंदर आने का एहसास भी नहीं हुआ। एहसास हो तब हुआ जब अपने करीब उसे किसी की गला साफ करने की आवाज़ आई। उसे चौंक कर देखा और सामने अपनी तमाम तर मुस्कुराहट और चमकती गहरी ब्राउन आंखों के साथ वो खड़ा था। काम में इतनी गुम है कि आपको मेरे आने का एहसास ही हो। काश के दिल में भी इस तरह खामोशी से आ सकते हम। और ऑफ कोर्स ये थे हमारे शेरोज़ हमदानी। आप अंदर कब आए? उसे हैरानगी से पूछा था जब आप इस फाइल में गुम थी। मुस्कुरा कर कहा था, ओह अच्छा, उसने अब फाइल बन गई थी। जी, वैसे आपका लंच करने का कोई इरादा नहीं है क्या? दोनों हाथ मेज़ पर जमाए थोड़ा झुक कर कह रहा था। लंच? क्या टाइम हो रहा है? उसने अब अपना मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया। ओह, मुझे एहसास ही नहीं हुआ वक्त का। अपनी जगह से खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे आपका एहसास है, इसी तो आया हूँ यहाँ। वो अब सीधा हुआ। क्या मतलब? वांट अ लंच विद मी? एक बेहतरीन ऑफर हुई थी। नो, एक बेहतरीन इनकार हुआ था। वाई? एक बेहतरीन सवाल हुआ। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी पर्सन लाइक यू एज अ लंच पार्टनर। एक बेहतरीन जवाब आया था। एनी पर्सन लाइक मी? क्या मतलब आपका? हैरान सा अंदाज है। मेरा मतलब साफ है मिस्टर शिरोज, आप जैसा इंसान जो हर दूसरी लड़की को पहले लंच या डिनर ऑफर करता है, फिर उससे खुले आम फ्लर्ट करता है, मैं इस इंसान के साथ लंच नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो लंच और डिनर से इंप्रेस हो जाए। तो मुझसे फ्लर्ट करने की बजाय मुझसे नए प्रोजेक्ट पर बात करने की ज़रूरत है आपको, जिसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जो कि मैं अपने सुकून से लंच करने के बाद बताऊँगी। इसी के साथ वो ऑफिस से जा चुकी है, जबकि शिरोज अब वहीं खड़ा हैरानगी से दरवाजे को देख रहा था। वाह, इम्प्रेसिव। बहुत अरसे बाद कोई टक्कर की लड़की मिली और बहुत अरसे बाद मुझे दोबारा वही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से कहते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ा था। वह को थोड़ा आगे ले जाओ तो ये ऑफिस का मीटिंग रूम था, जहाँ सब अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे। बॉस की चेयर के दाएं जानिब इलाफ, जबकि बाएं जानिब अरहम बैठा था। इसके अलावा बाकी पूरा स्टाफ भी वहीं मौजूद था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला, शेरोज़ हमदानी अंदर आए, जिन्हें देखते ही तकरीबन पूरा स्टाफ ही अपनी जगह से खड़ा हुआ था। प्लीज़ सिट डाउन, मुझे इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, मुस्कुराकर कहते अपनी जगह पर बैठा था। नजर करो इलाफ की जानिब था, जो उसे देख रही थी। सो आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद आपका कंपनी की न्यू डिज़ाइनर मिस इलाफ से तारुफ करवाना है। इलाफ की जानिब इशारा किया गया था, जिस पर सबकी नज़र इलाफ पर गई, जो उसे वेलकम कर रही थी। हमारा नया प्रोजेक्ट जो कि अब तक हमारा नहीं है, इसके प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास अब सिर्फ 5 दिन रह गए। इस प्रोजेक्ट पर मिस इलाफ के पार्टनर मिस्टर अरहम होंगे। अब अरहम की जानिब इशारा हुआ था, और अब सब इन दोनों की मदद के लिए दिन रात एक कर देंगे। टाइम कम होने की वजह से हो सकता है कुछ दिन आप लोगों को देर तक यहाँ रुकना पड़े, लेकिन ये सब हमारे प्रोजेक्ट के लिए होगा। मुझे यकीन है कि आप सब एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे, और इसके बाद जब हमें कामयाबी मिल जाएगी तो यकीन कंपनी के साथ साथ ये आप सबकी भी कामयाबी होगी। शेरोज़ ने मुस्कुरा कर कहा था, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर, मैनेजर ने कहा था। हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आज ही मिस्टर अरहम से शेयर करूँगी, और इसके बाद इस पर काम करने के लिए हमें अब सबकी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। इलाफ ने सबकी जानिब देखते हुए कहा था, जबकि नज़र आकर उनके सामने बैठे अरहम पर थी। हम आज एक दूसरे के आइडियाज़ पर गौर करिए, कल से इन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अरहम ने भी अपना हिस्सा डाला था। ओके गुड, मुझे पूरा यकीन है कि मिस इलाफ और अरहम ब्रो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। शिरोज़ अब अपनी जगह से खड़ा हुआ था, इशारा मीटिंग खत्म होने का था। वेलकम मिस इलाफ। अब सब बारी बारी से वेलकम करके वहाँ से जा रहे थे कि वो सबको मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। थैंक यू मिस्टर शिरोज़। आखिर में इलाफ ने शिरोज़ की जानिब देखकर कहा था, नॉट मिस्टर, इट्स ओनली शिरोज़ फॉर यू डियर। और ये आ गए शिरोज़ अपने असल अंदाज में। आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं? इससे पहले कि इलाफ कोई जवाब देती है, अरहम की संजीदा आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। यस, मैंने सब स्टडी कर लिया, और अब मेरे माइंड में एक दो आइडियाज़ हैं जिसमें मैं बात करना चाहती हूँ, प्रोफेशनल अंदाज सा। चले फिर, हमारे पास टाइम कर। इसी के साथ बाहर की जानिब तेज़ी से बढ़ा था, और इलाफ उसके पीछे पीछे। पता नहीं से इतनी जल्दी किस बात की है ये ब्रो भी ना। अब शेरोज़ भी अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा था, जबकि इलाफ के ऑफिस के अंदर आती और हमने पलट कर अंदर आती इलाफ की जानिब देखा। ये सब क्या है? वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था, मगर क्यों? क्या है? वो तुमसे खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हो, तुम उसे मुस्कुरा कर जवाब दे रही हो, उसने हैरत से पूछा था। वो मेरा बॉस मिस्टर अरहम, मैंने कैसे भी रिस्पॉन्स हूँ, यह आपका मसला नहीं है। एंड कॉल मी आप, नॉट तुम। वो भी उसी के अंदाज में जवाब देती अपनी चेयर की जानिब आई, जबकि अरहम को मजीद गुस्सा आने लगा था। मेरा मसला ये है कि मुझे अपने ऑफिस में इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद।
फिर ये वाकई आपके मसले, मेरे से कोई कंसर्न नहीं। और बाय द वे ये आपका ऑफिस नहीं, यहाँ के ऑनर शेरोज़ हमदानी है। और इसका जवाब अरहम को हैरानी के इंतहा पर ले जा चुका था। ये वो क्या कह रही थी? उसे वाकई शेरोज़ की समझा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मगर क्यों? तुम ऐसे नहीं हो लव, तुम कभी भी ऐसे नहीं थी। तुम्हें तो इस तरह की बातें, वो भी काम के वक्त, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। फिर अब क्या हो गया तुम्हें? एक सवाल होता है जिस पर लव कुछ पल के लिए, हाँ बस कुछ पल के रुक सी गई थी। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं कि हम पहले मिल चुके हैं। और जाने अल्फाज में ऐसा क्या था जिससे सामने खड़े अरहम की जुबान को ताल लगा दिया था। उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। अब वहाँ गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी मायूसी थी, दुख था। शायद उसके अल्फाज उससे हर्ट कर चुके थे और फिर उसे देखा बिना कुछ कहे तेजी से वहाँ से चला गया था। मगर वो अभी दरवाजे को ही देख रही थी, खाली नज़र से, मगर अचानक ही मंजर बदला था। दरवाज़ा खुला और हम हाथ में पिज्ज़ा के बॉक्सेस लेकर अंदर आया था। इट्स लंच टाइम। इस आवाज़ पर उसने हैरानगी से अपने सामने खड़े इस लड़के की जाने देखा। वाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, स्टाइलिश ब्राउन बाल बनाए, हल्के बियर्ड, सुरमई आंखों में अजीब सी चमक ले उसे देख रहा, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। सॉरी, मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। आई नो मैम, मगर ये लंच टाइम और यकीन आपको भूख लग रही होगी, इसलिए मैं पिज्ज़ा ले आया। सुना आपको बहुत पसंद है ये। मुस्कुरा कर कहते हुए मेज़ पर उसके सामने बॉक्स रखा। आपको मेरी पसंद नापसंद के बारे में सुनने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर अरहम, और वैसे भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, संजीदगी से कहती। दोबारा अब तक ग्राफ की जाने में मुतवज्जो हो चुकी थी। ओह कम ऑन इलाफ, हम 3 घंटे से काम कर रहे, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। इस तरह करोगी तो बीमार हो जाओगी तुम। प्लीज़ कुछ खा लो मेरी खातिर, मासूमाना अंदाज में उसने कहा था। व्हाट यू मीन बाय मेरी खातिर? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अब तो तुम अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, तो अब एक दूसरे का ख्याल रखना और बात मानना भी लाजिम है ना। मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा था। आप सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के पार्टनर हो, आपसे किसने कहा कि हम दोस्त हैं? सॉरी टू से मिस्टर अरहम, बट मुझे बॉय से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आइंदा काम के दौरान मुझसे कोई फजूल बात मत कीजिएगा। उसे सख्त जवाब देकर अपने काम की जाने में मुतवज्जो हो चुकी थी, जबकि अरहम मुंह बनाए अब पिज्ज़ा का एक पीस उठाया, उसे खाने लगा। वैसे भी नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है, ये कोई पहली बार तो नहीं था। जब भी इससे काम से हटकर कोई बात करने की कोशिश करता था, वो इसी तरह से टक्कर से जवाब देती। उसे किसी का भी सर फ्री होना बिल्कुल नहीं पसंद था। यही तो वजह थी जो उसे अरहम के दिल को मजीद करीब कर थी। मंजर धुंधला होकर गायब हुआ था। अभी आपने अपनी नज़र दरवाजे से हटाकर मिरर वॉल की जानिब की। बाहर का मंजर साफ था, मगर दिमाग उस मंजर पर नहीं थी। तुमने ठीक कहा अरहम, मैं ऐसी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, लेकिन अब मैं ऐसी हो गई हो, तुम्हें एक कबूल करना होगा हर हाल में। खुद से कहते उसे गहरी सांस सी थी। व्हाट? यानी वो वही थी, वही जिसे हम तलाश कर रहे थे? आदि की हैरतज़दा आवाज़ ने आसपास गुजरते कुछ लोगों को उसकी जानिब मुतवज्जो किया, जबकि अरहम ने इसकी हरकत पर उसे घूरा था। ऐसे मत देखो यार, मेरा हैरान होना गलत नहीं है। खुदा की करनी देखो, जिस लड़की को हम इतने दिन से ढूंढने किस्मत उसे खुद हमारे सामने लाई। वो खुश है, जबकि गाड़ी से फ्रंट से टेक लगाए खड़ा अरहम खामोश। ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे? तुम्हें तो इस वक्त खुशी से नाचना चाहिए और मुझे एक अच्छी सी ट्रीट भी देनी चाहिए। हादी अपनी ट्रीट कैसे छोड़ सकता था? मैं खुश था हादी, मैं बता नहीं सकता कि इस पल जब मेरी नज़र उस पर पड़ी मैं कितना खुश था, मगर मेरी ये खुशी अगले पल थम गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? वो ठीक है ना? हादी को अब फिक्र होने लगी थी। वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत बदल गई हादी। वो इसमें कुछ भी पहले जैसा नहीं है। उसका लहजा उसके दर्द की वजाहत कर रहा था। हादी ने आज से पहले उसे कभी इतना मायूस नहीं देखा था। 4 साल किसी को बदलने के लिए बहुत होते हैं यार। हम तुम्हें क्या लगा तुम्हें वैसे ही मिलेगी जैसी वो थी? हाँ मुझे लगा मुझे वैसे ही मिलेगी, वैसे ही गुस्सीली, वैसे ही अपनी तारीफ भड़क जाने वाली, वैसे ही सबको उनकी हदूद दिखाने वाली। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं रहा। वो हद नहीं दिखाती, वो गुस्सा नहीं होती, वो मुस्कुराती है आदि। शुरू उसकी निगाहों पर मुस्कुराती, उसकी बातों पर मुस्कुराती, उसके फ्लर्टी अंदाज पर खामोश रहती। और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसे फिर गुस्सा आने लगा था शेरोज़ की निगाहें और इलाफ की मुस्कुराहट याद करके। हो सकता है उसे शेरोज़ पसंद हो। इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है। फ़ौरन इनकार हुआ था। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि मैंने उसकी आंखें देखी है। वो जब शेरोज़ को देखकर मुस्कुराती है ना, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। लेकिन ये मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत तो कहीं नहीं है, ये कुछ और है। कुछ और क्या? आदि भी कंफ्यूज होने लगा। मैं नहीं जानता। दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते उसे कहा था। इस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचते समझने से कासिर था। तुम इससे बात तो करके देखो, हो सकता है कुछ बता दे। हादी ने खल पेश किया था। बात करने की कोशिश की थी मैंने, फिर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। व्हाट? अरहम के अल्फाज और हादी की एक बार फिर हैरान कर गए थे। तुम ये कह रहे हो कि जिस लड़की को 4 साल तुम्हें एक सेकंड्स के लिए नहीं भूले, जिसकी तलाश में तुम यहाँ तक आ गए, वो तुम्हें भूल चुकी है, तुम्हें पहचानती भी नहीं है। आई कांट बिलीव दिस। हादी का तो बस नहीं चल रहा था कि अपने बाल नोच ले। ज़ाहिर है जिस लड़की की खातिर उसने अपने नीले और हरे नोट ज़ाया करती, उसकी तो यादाशी गायब थी। मैंने कहा कि उसने मुझे पहचानने से इनकार किया, ये नहीं कि मुझे पहचानती नहीं। और उनके अल्फाज पर हादी एक बार फिर कन्फ्यूज़ हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे पहचानने से इनकार कर दिया हादी, मगर वो मुझे पहचानती भी है, उसे सब याद भी है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हादी की जाने से सवाल होता है जिस पर अरहम के होंठ पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें क्या लगता है जिन आंखों को मैं 4 साल तक अपनी निगाह में बसाता रहा, क्या उन्हें पढ़ नहीं सकता? अरहम के सवाल ने हादी को समझा दिया था कि हालात कुछ और थे, बात कुछ और थी और जाहिर कुछ और है। उसकी आंखों में बहुत गहराई है हादी, वो इतनी गहरी है कि उसका राज जानने के लिए उनकी गहराई में जाना होगा, और मैं इन आंखों की गहराई में जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे उसकी जुबान मुझे कितना ही रोके, कोशिश क्यों ना करे, मैं इन गहराई में छुपे हर राज को जान कर रहूँगा हर हाल में। अरहम के अल्फाज और उसका लहजा बेहद पुख्ता है, जिसने हादी को समझा दिया था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब एक नया दौर शुरू होने वाला था और ये देखना है कि ये दौर अब दोनों को कहाँ तक ले जाता है।
वो इस वक्त अपने फ्लैट में बैठी टीवी देख रही जब मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसकी तवज्जो ली थी। हेलो, एक अनजान नंबर था। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? लेकिन ये आवाज़ उसके लिए अनजान नहीं थी। खैरियत है सर, आपने इस टाइम कॉल की? कॉल क्लॉक की जाने देखा जो रात के 10 बजाई थी। कितनी बार कहा आपसे कि मुझे शेरोज़ कहा करे? आई एम नॉट योर बॉस। ओके सो शेरोज़, इस टाइम कॉल करने की कोई ख़ास वजह? अपना सवाल दोबारा दोहराया था। कुछ नहीं, बस आपकी याद आई तो सोचा आपकी आवाज़ ही सुन ली जाए। रोमानवी अंदाज और इलाफ ने गहरी सांस ली। ऑफ कोर्स, ये तो वो नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी याद करने का मुनासिब वक्त है मिस्टर शेरोज़। जहाँ तक बात मेरी आवाज़ की वो आपने सुन ली है, अब बाय। और इसी के साथ कॉल काट दी गई थी, जबकि दूसरी जाने मौजूद शेरोज़ हैरान रह चुका था। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उसकी कॉल काटी थी।